चलो, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं आप दोबारा से? हमारा आगे वाला टॉपिक जो 5th जो हमने कल छोड़ा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए। सर, परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। अब आता है सर इंटरनल ऑडिट के लिए हमने सब समझ लिया, हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम है एलिजिबल या नहीं है, हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, कौन सा हमारा S210 का स्टैंडर्ड हमारा एंगेजमेंट से रिलेटेड हमने पढ़ लिया कि क्या बताता है, कैसे क्यों एक्सेप्ट करो, कब एक्सेप्ट करो। उसके बाद क्या क्वालिटीज़ पोसेस करनी है, क्या हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो सब पढ़ने के बाद अब हमारे वो वहाँ मेरे सारे येस हो गए हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब जाके करने आए, होगा तो होगा कैसे? कैसे परफॉर्म करना है सर? तो उसने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, 5 स्टेप है आपके पास। स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन करिए नॉलेज ऑफ द बिज़नेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। आप पहले नॉलेज ऑफ द बिज़नेस ले लीजिए, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ पाएँगे। परफॉर्म करिए ऑडिट की प्लानिंग, 300 का स्टैंडर्ड लगाइए, प्लानिंग को परफॉर्म करिए। गैदर करिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से एरियाज़ में, वो सारे एरियाज़ में जिसके ऊपर तुम्हें पहले ऊपर हमने बात करी थी। फाइनेंशियल के अंदर भी, ऑपरेशनल के अंदर भी, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी, गवर्नेंस के अंदर भी, वो सारे एरियाज़ के ऊपर क्या ले लो, गैदर कर लो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे तुम्हें लगता है तुम्हें इसके ऊपर रिपोर्ट देनी है, या मैनेजमेंट ने तुम्हें जिस भी गवर्नेंस के फंक्शन के लिए भी अगर अपॉइंट किया है, एडवाइजरी तुमसे ले रही है, तो उसके फंक्शन के रिलेटेड भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। परफॉर्म करो ऑडिट चेक्स को लगा के देखो कि क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो लगे हाथों में बढ़िया काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके ऊपर आप क्या कर दो, रिपोर्ट कर दो जो भी आपने इंटरनल ऑडिट में इश्यूज आपको नजर आए हैं। ऑल दी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड व्हेन व्हाइल परफॉर्मिंग एन इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। तो जब भी तुमने इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट अब तुम्हारी शुरू होगी है, तुम आईएई गैस कर बैठे हो, तो जब तुम्हें करना है ये सारे स्टेप तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, इन द सेम सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। आप इसको ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नॉलेज ऑफ बिजनेस के बिना प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। तो नॉलेज ऑफ बिजनेस पहले चाहिए, फिर प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग के बाद आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए, उसको आपको देखना पड़ेगा। वो प्लान आपको उस तरीके से मूव करेगा। तो बिल्कुल याद रखना, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है 315 वाली कहानी चलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगे, रिस्क प्रोसीजर लगाओगे, इंक्वायरी करोगे, इंक्वायरी से क्या गैदर करोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। फिर उसके बाद ऑडिट से क्या करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, 330 में चले गए हो, और उसके बाद आपने रिपोर्ट देनी है 700 के अंदर। तो कहीं ना कहीं वही कहानी है, बस इंटरनल ऑडिट में थोड़ी सी मोल्ड कर दी है, और कुछ भी फर्क नहीं है। चलिए समझते हैं क्या पहले नंबर पे। सर सबसे पहले मैंने वो कल भी समझाया था, क्या इस वाले बेचारे के पास, इंटरनल ऑडिटर के पास जो नॉलेज वाला काम है, वो ऑन द साइट आके ऑडिट करके लोगों से इंक्वायरी करके कम नहीं लेता, क्योंकि उसका काम कौन से रिलेटेड होता है, उसका काम कहीं ना कहीं पीपीपी से रिलेटेड होता है, पॉलिसी प्लान एंड प्रोसीजर से रिलेटेड होता है। उसे ये चेक करने हैं, और ये चेक कहाँ होते हैं, ये कहाँ से आए होते हैं, हमारे जो हमारे लॉज एंड रेगुलेशन से निकली हुई क्या होती है, बनती है ये पीपीपी। तो ये पीपीपी और लॉज एंड रेगुलेशन पढ़ने का काम किसका है सर, टॉप मैनेजमेंट का। तो कहीं ना कहीं सर इसके अंदर ऊपर वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब अगर मैं चला भी जाऊंगा इंक्वायरी करने बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर मेरे को लोअर लेवल मैनेजमेंट से अगर मुझे करनी है, या फिर मेरे को ऑपरेशनल मैनेजमेंट में लोगों से करनी है, तो क्या मेरी वो मदद करने वाले हैं, नहीं करने वाले। कौन मदद करने वाला है, मेरे टॉप के लोग। तो मेरे टॉप के लोग मदद करेंगे। तो सर इसलिए मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मीटिंग को कंडक्ट करना। मेरा सबसे पहला काम होगा कि देखिए, इंटरनल ऑडिटर बोलेगा, इंटरनल मस्ट कंडक्ट मीटिंग्स विद द की स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजमेंट पर्सोनल्स। कि सर मेरे को इनसे काम पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले इनसे समझना पड़ेगा कि हम कौन सी क्या पॉलिसी प्लान एंड प्रोसीजर और किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए निकले हैं। तभी मुझे उससे रिलेटेड क्या नजर आएंगे, रिस्क नजर आएंगे, ताकि मुझे समझ तो आ जाए पहले आपको चाहते हैं क्या हो, फिर ही मैं उसके बारे में क्या करूंगा, आगे अपना प्लान बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, मीटिंग रखिए किसके साथ, बड़े लोगों के साथ, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट। मुझे समझना है कि आपका बिजनेस कौन से एनवायरनमेंट में रहता है। आपको पता होना चाहिए आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन से रिस्क है, ये भी मुझे आपके मुंह से जानने हैं, ताकि फिर मैं उसके ऊपर आपके कंट्रोल को क्या कर पाऊं, इवेल्युएट कर पाऊं। उसके बाद उनके ऑपरेशंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, टॉप मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रॉम द ऑडिट फंक्शन। ये सारी बातें कर लेते हैं, ताकि मुझे पता हो कि मुझे अब किस डायरेक्शन में आगे मूव करना है। मेरा प्लान आपकी इन सारी बातों के ऊपर जो निकली हुई क्या होंगे, एम की हमारी मीटिंग आएगी, उस पर डिपेंड करता है। इंटरनल मस्ट ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। मुझे कहीं ना कहीं एफ एंड ओ सेगमेंट में जाना पड़ेगा, और फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक्सपर्टीज चाहिए, तो मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्या करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। मतलब मुझे वो सारे यूजर मैनुअल्स और प्रोसीजर्स दे दीजिए जिसके बेसिस पे आपने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं। जैसे मेरा एंटीवायरस के बेसिस मेरे पास यूजर मैनुअल आती है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना, फिर ये क्या काम करेगा, फिर अगर कोई डिटेक्ट होगा तो उसे कैसे ठीक करेगा, वो सारी मैनुअल आपको बताती है क्या है। वैसे ही आप मुझे भी प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो आपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, उसकी को आपने किसी मैनुअल के बेसिस पे तो लगाए होंगे, मैं चेक कर लूंगा वो वैसा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्रा मुझे सब चाहिए। कौन से मैटर से रिलेटेड सर, ऑपरेशनल भी और एफ बी। मैंने बोला ना, एफ एंड ओ सेगमेंट मत भूल जाना। फिर इंटरनल ऑडिटर शुड आल्सो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो कहीं ना कहीं सर मुझे आईटी सिस्टम भी आपको चेक करना पड़ेगा, उसकी मेरे पास नॉलेज है, कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप यूज कर रहे हो, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा एक बारी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके लिए हमारा यूज होता है एमआईएस। एमआईएस टूल यूज करते हैं हम। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मुझे एक बार ये भी देखना पड़ेगा। तो सर कहीं ना कहीं किसकी बात करी मैंने, यहाँ पे मैंने बात करी एफ एंड ओ। इसके ऊपर लगे हुए कंट्रोल्स में चेक करने के लिए मैनुअल दे दीजिए मुझे। आईटी के अंदर जो भी आपके क्या है,
एप्लीकेशंस है उसके ऊपर मुझे दे दीजिए, मैं जो उसके ऊपर एमआईएस करके मैं देख लूँगा कि आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। इसकी मुझे क्या लेनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो सर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मीटिंग रखी, मैनेजमेंट का पूरा ओवरव्यू समझ लिया। ओवरव्यू समझते मैंने बोला देखो मुझे एफ&ओ में काम करना पड़ेगा, मुझे एफ&ओ से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट है प्रोवाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप आईटी सेक्टर फॉलो करते हैं, आप क्या पूरी की पूरी आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे कहीं न कहीं आपके सारे एप्लीकेशन के बारे में जानना है। क्योंकि इंटरनल ऑडिट अगर आपने कभी करा होगा, नहीं करा तो आप इंटरनल ऑडिट में जाते हो तो सारी एप्लीकेशन का क्या करते हो, टेस्ट करके देखते हो, अपने तरीके से इनपुट डालते हो, अपने तरीके से प्रोसेस करते हो, अपने तरीके से आउटपुट निकाल के देखते हो क्या वो वही अचीव हो रहा है जो मैनुअल में लिखा हुआ है। ये सारा काम करने का काम किसका होता है, इंटरनल ऑडिटर का होता है। और उसको किसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, रेगुलेटरी लैंडस्केप ऑफ द वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन, कितनी लॉज एंड रेगुलेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, ये भी आप मुझे बता दी। ये मैं पॉइंट नंबर 1 के साथ मर्ज कर सकते हो। जब मैंने ऊपर उनसे मीटिंग ली थी तभी मेरा ये काम होता पूछने का, ये सवाल पूछने का कि भाई आप बता दो कौन से लॉ रेगुलेशन लगते हैं, मुझे उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपसे लेनी पड़ेगी। तो ये मेरा काम हो गया, जिसमें मैंने तो जितने भी आपने ऊपर एरियाज पढ़े जिसके लिए इंटरनल ऑडिट जाना जाता है, अगर वो 4 आपको एरियाज याद हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, एडवाइजरी, रिस्क मैनेजमेंट, आप अपना आंसर आराम से बना सकते हैं, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है सर। फिर उसके बाद परफॉर्मिंग ऑडिट प्लानिंग, सर उसके बाद आता है कि इंटरनल ऑडिट को क्या करना पड़ता है, मस्ट प्लान द ऑडिट एंगेजमेंट। आपने एक्सेप्ट कर ली 210 के अंदर, अब आ जाइए 310 के अंदर आपकी प्लानिंग करवाता है। तो स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 310, प्लानिंग द इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट। आप नहीं भूल सकते इस नाम को, कुछ हो जाए आपको नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप अपने स्टैंडर्ड्स लिखें ऐसे उसके सामने इसका, तब 300 लिखें तो उसके सामने इसके 310 के बारे में भी लिख लें। हमारे बारे में क्या 310 होता है सर, हमारे को तो नहीं होता। प्लानिंग हमारी कहाँ दी है, 300 के अंदर दी है, लेकिन यहाँ कहाँ दी है, 310 के अंदर दी है। तो याद रखना है इंटरनल ऑडिटर जैसे ही आता है एक बढ़ा लेता है। इंटरनल ऑडिटर जैसे ही आता है सर एक बढ़ा लेता है। कैसे बढ़ाया सर, उसने वहां 300 में प्लानिंग कर रहा था, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर आया तो एक बढ़ा लिया, 310 में प्लानिंग करने लग गया। तो उसने क्या करना पड़ेगा, उसे बताया प्लानिंग करनी है तो करनी कैसे है। उसके बाद ऑडिट स्कोप मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की पहले आप एक ऑडिट का स्कोप बनाएंगे कि हाँ जी देखो मैं ये स्कोप है जिसका मैं सारा रिव्यू करने वाला हूं। जो हमने ऊपर पढ़ा था, आप उसे एक बार क्या करा लेंगे, ऑडिट स्कोप अप्रूव करा लेंगे ऑडिट कमेटी से कि हाँ वो सारे एरियाज आप आपने कवर कर रहा हूं ना, मैं आपके रिव्यू करने में कोई मिस तो नहीं हो रहा, आप मुझे बता दो। मैंने ये 7 एरिया सुने हैं रिव्यू 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 वाले, जो मेरे स्कोप के अंदर आते हैं, और इनके अलावा अगर आपको लगता है कुछ मिस हो रहा है मुझे तो बता दीजिए, वरना इसको प्रूव करके भेज दीजिए, मैं इससे अलावा एक भी चेकिंग और करके नहीं दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। वंस अप्रूव्ड, वो अपना डिटेल ऑडिट प्लान क्या कर देगा, की मैनेजर पर्सन का शेयर कर देगा। एंड प्लान इन एडवांस द डिटेल शेड्यूल ऑफ द इंटरनल ऑडिट टू बी कंडक्टेड। किस तरीके से, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा क्या होता है कि भाई मुझे बता दियो कौन से पीरियोडिक के बेसिस पे तूने चूज करा है। पीरियोडिसिटी के बेसिस पे होता है इंटरनल ऑडिट, तो हमने ऊपर ही पढ़ा था पीरियोडिक बेसिस। तो पीरियोडिसिटी बता दे कब आएगा, तू मंथली करना चाहता है एक्टिविटी आके, तू क्वार्टरली करना चाहता है, 6 मंथ करना चाहता है, हमें बता दे ताकि हमारे को प्लान दे दे, और प्लान के हिसाब से हमारे को प्रॉपर तरीके से क्या दे दे, कहीं ना कहीं डिटेल शेड्यूल दे दे कि कब तू करने वाला है। उस हिसाब से हमारे को जो भी तेरे को साइन करके देने पड़ेंगे, लोग जैसे भी देना पड़ेगा, वो हमारा उस चीज का पूरा ख्याल रखेंगे, ताकि हमारा काम क्या हो, हमारी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस भी ना हिले और तेरा इंटरनल ऑडिट भी अच्छे से हो जाए। तो चाहिए जी, ये भी हो गया। फिर उसके बाद internal auditor must conduct the opening meeting with the key stakeholder before the start of the audit engagement and share detail of the information system and access required to perform the audit। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, वो आ गया ऑडिट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा जी देखो मैं ऑडिट करने के लिए आया हूँ, लाइए मेरे को क्या दे दीजिए, मेरे को भी अपनी कंपनी का एक हिस्सा मान के चलिए, मुझे भी वो सारे के सारे क्या चाहिए होंगे, एक्सेस चाहिए होंगे, मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दीजिए, सिस्टम एक्सेस दे दो, ताकि मैं अपने ऑडिट को कर पाऊँ। क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉग इन करने पड़ेगा किसके अंदर, सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन चाहिए होगा कहीं ना कहीं, ताकि मुझे टेस्ट चेक करना है तो मैं किसी से करवाऊंगा नहीं, मैं खुद करके देखूंगा। तो मुझे भी क्या चाहिए, मुझे सारे के सारे सिस्टम एक्सेस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर डिटेल्ड वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट मैनेजर्स एंड प्रूव विद द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट या चीफ इंटरनल ऑडिटर। तो एक होता है ऊपर सीआईए जो आपके बैठा होता है, चीफ इंटरनल ऑडिटर, आप अपना क्या होता है डिटेल्ड वर्क प्लान बनाते हो और उसके बाद किसे को देते हो, अप्रूव करने के लिए देते हो सीआईए को। क्यों सर आप इतना इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आप जिनके साथ जो आप काम करने जा रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े रिस्क इन्वॉल्व है। आप एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे, उस एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, फाइनेंशियल मैटर्स होंगे, फाइनेंशियल ऐसे एक्सपर्ट एरियाज होंगे जिसके अंदर मैनेजमेंट ही सिर्फ देख सकती है, उसके अलावा कोई इंप्लॉय का भी हक नहीं होगा। तो ऐसे एरियाज के अंदर भी अगर आपको उसका सिस्टम एक्सेस मिल रहा है तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप वो नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छा प्लान बना के कि मैं क्या चेक करूंगा, कितना चेक करूंगा, क्या वो सब रहेगा, वो आपको सीआईए से एटलीस्ट एक बार अप्रूवल ले लेनी चाहिए उसकी। द वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द इवैल्यूएशन ऑफ all major underlying risk in the process being reviewed and the audit checks to be performed to assess the adequacy of the control environment to mitigate such risk। तो क्या कर रहा है, आपको प्लान बनाते हुए क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्या आपको इवैल्यूएट करके चलना है कि मुझे सारे के सारे रिस्क भी क्या करके चलने पड़ेंगे, रिव्यू करके चलने पड़ेंगे, एंड ऑडिट चेक्स भी मेरे होने चाहिए टू परफॉर्म करने के लिए कि क्या मेरे को कंट्रोल एनवायरनमेंट मेरा इतना स्ट्रांग है कि वो उसको मिटिगेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ा था सर हमने, बिल्कुल पढ़ा था सर हमने, याद करना 315 प्लस 330 वाले चैप्टर पे मेरे चले जाना। और सर उसके अंदर से ये दो एरियाज को साथ साथ ही पढ़ लेना। सर कौन से वाले, ये दो एरिया जो हमने पढ़े थे सर, कौन से वाले थे सर, ये रहा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल नीचे, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऊपर के ये 5 पॉइंट मैंने वो कल भी बताए थे, कंट्रोल एनवायरनमेंट,
उसके बाद एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ये 5 एरियाज मेरे कंपोनेंट्स बनते हैं जो मेरा आईसीएस बनाने में हेल्प करते हैं। और कंट्रोल एक्टिविटीज जिसकी ये बात कर रहा है, ये रही हमारी कंट्रोल एक्टिविटीज। क्या? ऑथराइजेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये सारी की सारी आपको क्या करनी है, कहीं ना कहीं फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना कि एडवोकेसी ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट टू मिटिगेट सच रिस्क। क्या हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट सही काम कर रहा है, ऑथराइज वाले बंदे ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे एरियाज आपको देखने पड़ेंगे। कंट्रोल एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा एरिया जिसके अंदर कंट्रोल एक्टिविटीज भी लगती है, रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट भी लगती है, मॉनिटरिंग भी लगती है, पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका रिस्क भी कवर हो जाएगा। तो परफॉर्मिंग ऑडिट प्लानिंग, तो सर ऑडिट प्लानिंग करते हुए आपको पहले तो 310 का जो हमारा स्टैंडर्ड है ऐसा ये बोलते हैं प्लानिंग द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, उसका याद रखना है। ऑडिट का स्कोप आपको प्रूव करवा लेना है। क्यों सर? क्योंकि ऑडिट का स्कोप जितना होगा उतनी को चेकिंग करनी है। जैसे ही आपने स्कोप अप्रूव कराया, प्लान बना लिया, प्लान को भी अप्रूव करा लीजिए कितने अपने अपने सीआईए से, क्योंकि आप क्या घुसने वाले हैं, मैनेजमेंट के अंदर घुसने वाले हैं। अंदर घुसने के लिए आपको क्या चाहिए, सिस्टम का एक्सेस चाहिए। तो आप उनसे पहले एक्सेस मांगिए, मीटिंग रखिए, डिटेल करिए, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस के बारे में मांग करिए, वो आपको मिल जाएगा। फिर आप उनको क्या करिए कि देखिए जी ये हमारा प्लान होने वाला है, ये रहा मेरा डिटेल शेड्यूल, कब कब मैं आपके पास आने वाला हूँ, कब कब मेरी विजिट रहेंगी। हो सकता है मैं एक आधे टेस्ट विजिट भी कर लूँ, आप मेरी मर्जी है, वो मेरे को लगेगा तो आ जाऊंगा, नहीं लगेगा तो नहीं आऊंगा। और वैसे तो नहीं आता, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर का काम होता है वो। और उसके बाद में क्या है सर, मेरा डिटेल वर्क प्लान आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना है, आपने वो करा लिया। उसके बाद द वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड, आपको जितना भी आपने जो प्लान बनाया होगा, प्लानिंग हमेशा रिस्क के साथ चलती है। क्यों सर? क्योंकि हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा कोई भी अगर रिस्क होगा तो उससे रिलेटेड मेरा कंट्रोल एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, मुझे ये भी चेक करके चलना पड़ेगा। तभी मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ऊपर क्या कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं आंसर दे पाऊंगा कि मेरा आईएफ कितना बढ़िया चल रहा है। चलिए, उसके बाद आता है सर हमारा स्टेप नंबर 3 व्हिच इज गैदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। सर ये तो सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी ही है। ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्म चेक्स। इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, चेक परफॉर्म कर लीजिए टू इंश्योर द करेक्टनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, कि इन्फॉर्मेशन बढ़िया रिसीव हो रही है या नहीं हो रही। टू द एक्सटेंट पॉसिबल इंटरनल ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। उसे जहां से मिलता है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, उसे जितनी चाहिए, तो वो बेसिकली इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में चाहता है कि इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और आउटसाइड पार्टी से अगर मिल जाए तो डायरेक्टली बहुत अच्छा होगा, इसलिए उसको सोर्स इतना बढ़िया लगना चाहिए। Adequate planning should be done and advanced intimation should be made for any interim information needed for performing audit checks. तो क्या कह रहा है कि audit और adequate planning should be done and advanced intimation should be made for any interim information. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहले लगता है बीच में चाहिए होगी तो आप उसके लिए पहले से ही क्या भेज दीजिए, एडवांस इंटीमेशन भेज दीजिए, नीडेड फॉर परफॉर्मिंग द ऑडिट चेक। यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस एरिया को चेक करने के लिए ये आपका एक पॉलिसी प्रोसीजर से रिलेटेड मेरे को क्या चाहिए होगा, कहीं ना कहीं मुझे इसके लॉ रेगुलेशन चाहिए होंगे, या मुझे किसी लॉ वाले बंदे से बात करनी है, तो मुझे ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे बाहर से चाहिए तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आ जानी चाहिए। कैसे आएगी वो आप लोग देखिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए ही चाहिए, तो आप बता देते हो और वो आपको मिल जाती है। फिर सर परफॉर्मिंग ऑडिट चेक्स। सर ऑडिट चेक का मतलब है उसे 500 की सीरीज के अंदर जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, है ना। तो उसे जब जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा सर, इंटरनल ऑडिट ऑडिटर शुड कॉलेट ऑल डेटा एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देखो आ गया वो 520 ले आया पहले नंबर पे कि क्या उसे, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों सर, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर ही तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर में फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल डेटा और ऐसे होने वाले कौन से सर रिलेशनशिप्स। एक तो आपको रिलेशनशिप्स के बारे में कहाँ जानते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर में जानते हो, वो रिलेशनशिप्स आपकी इंफॉर्मेशन के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको ट्रेंड्स, 4 तरीके होते थे, कौन कौन से सर हमारे जो एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से मेथड होते थे, ट्रेंड एनालिसिस होता था, रेशियो एनालिसिस होता था, याद है किसी को? बिल्कुल नहीं याद सर, 520 पढ़े हुए तो जमाना हो गया। तो ट्रेंड और रेशियो एनालिसिस की कहानी होती थी सर, वो वाला एरिया भी हमें चेक करने में कौन हेल्प करता है, इसका मतलब एनालिटिकल, तो क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर ही सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है जो डेटा के साथ खेलता है, इसलिए बोला कि आप डेटा के साथ खेलने वाले हो, हाँ तो एनालिटिकल प्रोसीजर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, की ट्रेंड्स एंड आउटलायर्स। तो की ट्रेंड्स देखो, ट्रेंड के बेसिस पे भागो, तो इसलिए क्या बोला, याद रखना 520 पूरा का पूरा लग रहा है यहाँ पे, पढ़ लेना अच्छे से, 520 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है सर। इंटरनल ऑडिटर शुड कोलेट ऑल डेटा एंड परफॉर्म क्या करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द की ट्रेंड्स। क्या की ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसके अंदर, एनालिटिकल प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसआईए। होगा किसके हिसाब से, एसआईए के हिसाब से होगा सर, 520 के हिसाब से होगा नहीं सर, 520 के हिसाब से नहीं होगा, एसआईए 6 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टू एक्सटेंड पॉसिबल रेलेवेंट एनालिटिकल टूल्स मस्ट बी यूज्ड टू परफॉर्म रिव्यू द कंप्लीट डेटा फॉर द ऑडिट पीरियड। तो एनालिटिकल टूल्स भी यूज करने की बात कर रहा है, पूरा का पूरा 520 लगा रहा है बड़े प्यार से, ठीक है। तो याद रखेंगे कि क्या सर, एनालिटिकल प्रोसीजर पहले नंबर पे याद रखना, पहला कौन सा प्रोसीजर करता है, वो एनालिटिकल प्रोसीजर करता है। क्या करता है उसके अंदर, परफॉर्म करके देखता है एनालिटिकल प्रोसीजर, और जहां तक एक्सटेंड पॉसिबल होता है एनालिटिकल टूल्स का भी यूज करेगा रिव्यू करने के लिए ऑफ द कंप्लीट डेटा ऑफ द ऑडिट पीरियड। रिव्यू वर्ड मत भूल जाना, रिव्यू वर्ड ही लिखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, एसआईए 6, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
बढ़िया। उसके बाद वेयर एवर नीडेड इंटरनल ऑडिटर मस्ट सिलेक्ट द सैंपलिंग। सैंपलिंग भी करता है सर वो अपनी, उसके लिए क्या करता है, एक कम कर दो, SIA 5 में वो क्या करता है, सैंपलिंग करता है। 5 एस जैसा लगता है, इसलिए सैंपलिंग याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। सर 5 एस जैसा लगता है, शौर्य सर ने क्या बोला था, शौर्य सर ने सैंपलिंग की बात करी थी। SIA 5 वो भी ऐसे शुरू हो रहा है, SS भी ऐसे शुरू हो रहा है, सैंपलिंग भी ऐसे शुरू हो रहा है, 5 भी ऐसा लगता है। जैसे मर्जी याद कर लो, बस याद कर लेना मेरे खातिर। ठीक है सर, कर लेंगे। तो वो सैंपलिंग का यूज करेगा, बिल्कुल करेगा यार, उसके पास इतना सारा डेटा होगा, डेटा सारा का सारा डेटा एक साथ थोड़ी लगा के देखेगा, डेटा को सैंपलिंग करेगा, सैंपलिंग के बेसिस पे चेक करेगा और उसको लगता है कहीं प्रॉब्लम है तो उस पूरे डेटा पे जाके उसको चेक कर लेगा। ठीक है सर। उसके बाद सर उसके बाद आता है डिटेल्ड ऑडिट टेस्टिंग। डिटेल्ड ऑडिट टेस्टिंग, डिटेल कर ऑडिट टेस्टिंग मस्ट बी परफॉर्म्ड एज पर द ऑडिट वर्क प्लान। जैसा उसने प्लान किया होगा डिटेल में जाके टेस्टिंग करेगा, क्योंकि टेस्टिंग उसे क्या करनी पड़ेगी, सारी एप्लीकेशन टेस्ट करनी पड़ेगी, सारे रिकॉर्ड्स टेस्ट करने पड़ेंगे, सब कुछ देखना पड़ेगा। इंटरनल मस्ट एंश्योर एडिक्वेट एविडेंसेस मस्ट बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सारे के सारे एविडेंसेस लेने हैं टेस्टिंग के, उसे पूरे के पूरे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसके पास होना चाहिए कि उसका क्या गिवन व्हेन देन। गिवन व्हेन देन क्या होता है सर, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को बोलते हैं गिवन व्हेन देन पॉलिसी। गिवन की आपने क्या क्या दे रहे हो, व्हेन कब दे रहे हो, और उससे क्या एक्सपेक्टेड है आपका। गिवन व्हेन देन, अगर मैंने ये वाला इनपुट रखा, ऐसा मैं चाह रहा हूं तो ऐसा निकल के आए। आप इस तरीके से करते हो, सारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर लेते हो, उसके आपका पता चल जाता है आपको कि आपने पहले एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिसाइड करा कि ये एप्लीकेशन करनी क्या चाहिए। सर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये इनपुट डालोगे, ये प्रोसेस होगा तो ये आउटपुट निकल के आएगा। यही हमारा गिवन व्हेन देन होता है और आप यही चेक करके देखते हो वहां पे। तो आपने क्या करा कि अपनी डिटेल टेस्टिंग करी और जितने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया थे वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एज एविडेंस क्या रखना पड़ेगा, अपने पास क्या कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट SIA 320 इंटरनल ऑडिट एविडेंस। तो सर ये 520 500 नहीं लगता इसके अंदर, 300 की सीरीज में रह जाता है 500। तो यहाँ पे जो हमारा 320 सर वहां तो मटीरियलिटी था, हाँ सर वहां मटीरियलिटी था, लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट का एविडेंस। तो जो हमारे एविडेंस होते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड 500 था एविडेंस वाला, वो यहाँ पे क्या बन गया, 320 बन गया। तो इंटरनल ऑडिट एविडेंस कौन सा आ गया हमारा, 320। डिटेल टेस्टिंग और उसको कहां ले जाइए, इंटरनल ऑडिट एविडेंस में ले जाइए। फिर मस्ट प्रिपेयर द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड ऑडिट इश्यूज। इंटरनल का क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, डिटेल्ड लिस्ट। डिटेल्ड लिस्ट चाहिए उसको किसकी, ऑफ द आइडेंटिफाइड ऑडिट इश्यूज जितने भी आए एंड कंट्रोल गैप्स। जहां भी उसको इश्यूज और गैप्स मिले उसकी क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्ड लिस्ट चाहिए। इंटरिम रिपोर्ट्स में भी इशूड आफ्टर प्रॉपर रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, ऐसा ये 350। सर ये होता ही नहीं है हमारे किसके अंदर, सर हमारे किसके अंदर, सर हमारा 350 स्टैंडर्ड्स के अंदर तो था नहीं, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका नाम भी क्या है, ये ऑडिट के लिए नहीं बना, ये रिव्यू के लिए बना है, रिव्यू एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स। 350 वहां एग्जिस्ट भी नहीं करता था, इसलिए यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड भी क्या है, हमारे किसी भी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन से मैच नहीं करता। रिव्यू एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स, ये हमारा कहीं भी स्टैंडर्ड कोई स्टैंडर्ड नहीं बोलता, ये अपने आप में पर्टिकुलरली एक डिफरेंट ही स्टैंडर्ड है। तो इसको याद रख सकते हैं, ट्राई करेंगे याद रखने का सर, याद रहा तो जरूर रखेंगे वरना नहीं रख पाएंगे, कोई बात नहीं। तो इंटरनल ऑडिट मस्ट प्रिपेयर डिटेल्ड लिस्ट, उसे प्लान कर क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिसमें भी उसे एरियाज में इश्यूज लग रहा है, उससे रिलेटेड उसको कंट्रोल गैप्स लग रहे हैं, और उसको फिर क्या करनी पड़ेगी, इंटरिम रिपोर्ट होगी उसके पास, इंटरिम रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी उसको आफ्टर प्रॉपर रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस। जितना भी उसने उसके ऊपर क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा अपना काम, क्या इश्यूज से रिलेटेड और गैप से रिलेटेड एरियाज को ढूंढेगा, किस वजह से आ रहे हैं, वो सब कुछ करके देखेगा, और उसके बाद एक रिपोर्ट बना के किसको देगा, मैनेजमेंट को देगा, और उन्हें बोलेगा रिव्यू एंड सुपरविजन ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट्स की मैंने रिव्यू करा, सुपरवाइज करी ऑडिट असाइनमेंट्स, और ये आपके पास मैंने दिखा दिया आपके एरियाज में जहां जहां पे भी आपको मुझे रिस्क लग रहा है या फिर मुझे कंट्रोल में गैप्स लग रहा है। बढ़िया। और उसके बाद सर ऑडिट एडिक्वेट डॉक्यूमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क पेपर्स needs to be ensured as per the standards on internal audit। 330 इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सर वहां पे 230 होती थी, यहाँ पे 330 आ गई, तो उसने बोला सारे के सारे इंटरनल ऑडिटर को अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करके चलने पड़ेंगे, इंश्योर करना है कि एज पर SIA 330 आपके सारे इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या रहे, एडिक्वेट रहे। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, वहां पे 230 था, यहाँ पे 330 हो गया है। तो सर कौन कौन से स्टैंडर्ड हमारे यूज हो गए, एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख लो, कौन कौन से सर हमारे यूज हो गए। ऊपर 210 वाला तो वहीं पढ़ लेना, 210 को मैं यहाँ नहीं लिख रहा ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, पता लगे यहीं 210 लिखा हो, वो तो सर एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड था हमारा, तो सर वो लिखने की जरूरत वहां पे नहीं है। उससे पहले हमारा ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड यूज हुआ है कोई, सर हमारा ऊपर 310 प्लानिंग में यूज हुआ था, ये यहीं पे लिख लेते हैं। सर प्लानिंग में फिर आता है SIA 310। ठीक है सर। सर ऑडिट प्रोसीजर में तो बहुत सारे आ गए, बहुत सारे। कहाँ से शुरू करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं, पहले 5 और 6। पहले तो दो आ गए सर, 5 और 6 आ गया। सर कौन सा था 5, सर 5 हमारा सैंपलिंग था, एस से शुरू होता है। 6 कौन सा था सर हमारा, 6 हमारा था एनालिटिकल प्रोसीजर। तो सर सैंपलिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर हमारे पहले तो ये हो गए। फिर उसके बाद सर, फिर उसके बाद आते हैं थोड़ी सी 300 की सीरीज। सर कौन कौन सी,
सर उसके बाद कौन कौन सी सीरीज आती है? 320, 350, 330। सर 320 तो आसान है, 330 भी आसान है। 330 तो सर एडी से मिलती है, 230 होती है। 320 सर इन्होंने गेम खेल दी, ऑडिट एविडेंस दे दिया, जबकि ऑडिट एविडेंस 500 होना चाहिए था। लेकिन 350 तो सर इन्होंने बिल्कुल ही अलग दे दिया, वो हमें याद रखना पड़ेगा। क्या सर? रिव्यू एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। देखो इसे लिखना ही पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, बार बार पढ़ के जाना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को इसके साथ फेमिलियर नहीं है, मैं भी और आप भी दोनों ही नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं फेमिलियर हूँ मुझे याद है, ऐसा भी नहीं है। मैंने याद करे हैं थोड़े बहुत, लेकिन याद तो टाइम से ही होंगे ये। जितना हम इसको बार बार बोलेंगे पढ़ेंगे वैसे ही याद होगा, इसका कोई और मेथड नहीं होता। ठीक है। ऑडिट चेक्स और ऑडिट प्रोसीजर कौन से फॉलो करेगा? इंटरनल ऑडिटर एक्सपेक्ट करना है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, क्योंकि वो आपसे चाहेगा कि आप उसमें से 2 या 3 स्टैंडर्ड लिख के आइए। एक आधा नंबर काटने का मौका भी उसको मिल जाएगा, क्योंकि आप एक आधा स्टैंडर्ड मिस करने वाले हैं। तो प्लीज 5 या मुश्किल से 7 या 8 टोटल स्टैंडर्ड यूज होंगे, इसे कहीं भी लिख लेना, बिल्कुल फ्रंट पेज पे या कोई भी अपने दीवार पे लगा लेना। बस जब भी आप दिन में एक बार नजर मार सकें ऐसी जगह पे उसको लगा के रख लो। कोई छोटी सी पर्ची लगा के रख लो कि हाँ, जब भी मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठूं, बस सामने मुझे बस 6 स्टैंडर्ड याद है, मैं उनका नाम पढ़ूं और मुझे बस वो बैठ जाए दिमाग में। इतना काम कर लेना, वो आपको स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है सर, ज्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं है। फिर उसके बाद सर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग हमेशा एक ही स्टैंडर्ड में आती है, ये याद रखना ही रखना है आपको। ऐसे 300 ऐसा ये 370 रिपोर्टिंग रिजल्ट्स व्हाइल शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट विद द स्टेक होल्डर। तो रिपोर्टिंग के रिजल्ट किसमें शेयर करते हैं हम? 370 के अंदर। और 360 में क्या करते हैं उससे पहले? कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट एंड सेंटर्स ऑन कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। तो कम्युनिकेट जो आप करते हो मैनेजमेंट सारे के सारे गैप, वो आप बताते हो 360 में। फिर बोलते हो अगर तुमने नहीं मानी तो 370 में क्या दे दूंगा? रिपोर्ट दे दूंगा। तो 300 की सीरीज ही अपने आप में दिख रहा है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लग रही है। इंटरनल ऑडिटर मस्ट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट इशूज। जैसे आपको इश्यूज मिल गए, गैप्स मिल गए, कंट्रोल्स के अंदर सब कुछ मिल गया सर। अब आप क्या करिए? ड्राफ्ट लीजिए रिपोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस फंक्शन रिव्यूड एज पर द स्कोप। जो आपने स्कोप में सब कुछ रिव्यू करा है, उससे रिलेटेड जो जो आपको एरियाज के अंदर क्या मिली, डेफिशिएंसीज मिली, आप क्या कर लीजिए? उसको एक रिपोर्ट में बना लीजिए। डिटेल्ड ऑडिट कवरेज एंड एक्सक्लूजन, जो भी आपने डिटेल में ऑडिट कवरेज करी उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एज पर एसआई है 330 के अंदर होनी चाहिए। एक्सक्लूजन अगर आपने कुछ रखा है कि जो आपने एक्सक्लूड करा है, उसको आप अलग से लिख लीजिए उसके अंदर। इफ एनी ऑडिट पीरियड कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट समरी अलॉन्ग विद द डिटेल इशू और द गैप्स। ऑडिट तो क्या करिए? समरी अलॉन्ग विद द डिटेल्ड इश्यूज। आपके पास समरी होनी चाहिए कि छोटे में समझाने के लिए ऊपर की स्टेक होल्डर्स को, along with the जो भी आपने gaps noted करे हैं, along with the implication of the business recommendation to mitigate the identified gaps. With the implication आपको क्या करना पड़ेगा? साथ में क्या देना पड़ेगा? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बता के रिकमेंडेशन भी देनी पड़ेगी, कैसे उनको क्या कर सकते हो, गैप को कम कर सकते हो। ये पूरी रिपोर्ट के साथ आपको रेडी होकर कहाँ जाना है? मैंने मीटिंग करने जाना है और उन्होंने बताना है। मतलब सर इंटरनल ऑडिटर को जैसे जैसे मिलता जाता है वैसे वैसे वो डॉक्यूमेंट करता जाता है। जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट करता जाता है वैसे वैसे उसका क्या करने लग जाता है? वो मिटिगेशन प्लान बनाने लग जाता है कि कंट्रोल के अंदर जो गैप है उसे कैसे कवर किया जाए। अगर कोई अपन जो सिस्टम के अंदर अगर कोई एरर है उसको कैसे ठीक किया जाए, कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो वो सारे एरियाज के अंदर वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट करके चलेगा और उसके अंदर उसकी रिकमेंडेशंस भी लगी होंगी। बढ़िया। फिर इसके अंदर मतलब इसके अंदर रिकमेंडेशंस एंड रिपोर्ट, ठीक है? तो सारी की सारी रिकमेंडेशंस आपको बतानी पड़ेंगी और साथ में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट एक्शन प्लान, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान शुड बी एग्रीड अलोंग विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एक्शन। मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगी? मैनेजमेंट लेगी। मैनेजमेंट बोलेगी ठीक है हम एक्शन लेंगे, हम आपको एक्शन प्लान एग्री कर रहे हैं विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्शन एंड टाइमलीनेस, और हम कितने टाइम में आपको ये करके दे देंगे। इंटरनल मस्ट आल्सो रिव्यू द स्टेटस ऑफ द एक्शन टेकन। तो जो आपकी एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है उसको अभी रिव्यू करने का काम कौन करता है? आपका इंटरनल ऑडिटर करता है, कि मैं देखूंगा कि आपने एक्शन जो लिया या सही लिया या नहीं लिया against the action agreed during the previous audit and report of the status of such follow up in the audit report। और उसका वो क्या करता है? स्टेटस को फॉलो अप दे देगा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर से फॉलो अप लेता रहेगा क्या आपने उसे ठीक कर लिया या नहीं कर लिया। इंटरनल ऑडिटर शुड देयरफॉर सर्कुलेट फाइनल रिपोर्ट। अब आती है फाइनल रिपोर्ट। पहले उसने क्या दी थी? ड्राफ्ट करके दी थी। इंटरिम रिपोर्ट होती है जिसके अंदर वो बोलता है ये एरियाज मिले हैं, मैं ये आपके ऊपर बात कर रहा हूँ, ये रिस्पांसिबिलिटीज आपकी आ रही है, क्या आप उसे ठीक करने के लिए राजी हैं? तो मैं फाइनल रिपोर्ट में जाऊंगा, वरना फाइनल रिपोर्ट में नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप हमारे को बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम इंटरिम रिपोर्ट लेके आइए, एक बारी बैठते हैं, बात करते हैं किस एरियाज में हम उसको ठीक कर सकते हैं, हम आपको ये बताते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करना? जाना और आगे बढ़ना। उसने बोला ठीक है, मैं इंटरिम रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ। वो एक ड्राफ्ट करता है रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट लेके जाता है और उनको फिर क्या करता है? बताता है कि ये एक्शन है जो आपके ऊपर पेंडिंग है। उन्होंने बोला ठीक है, इतने टाइम के अंदर हम आपको इस एक्शन के ऊपर क्या करके दे देंगे, आपको एक्शन करके आप मतलब आपको रिपोर्ट दे देंगे कि हमने ठीक कर दिया, उसको एटीआर दे देंगे। जैसे उन्होंने एटीआर दी, मेरा काम होगा उसे रिव्यू करने का और उसका स्टेटस क्या करने का, एक बार उससे स्टेटस लेने का। ये काम करने के बाद मैंने अपनी फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन फाइंडिंग, तो जैसे ही मेरे पास आया था मैं क्या करता हूँ?
चलिए, कोई ना। तो क्या करता हूँ मैं, उसके बाद जैसे ही मेरे पास आती है रिपोर्ट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रेज़ेंट करता हूँ हिज़ फाइंडिंग्स टू द ऑडिट कमिटी। इंटरनल ऑडिटर मस्ट आल्सो एडhere टू द स्टैंडर्ड्स। उसे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। कौन-सा सर? 360। 360 में क्या, कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट। कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसे मैनेजमेंट के साथ, और साथ में उसे इंटर स्टैंडर्ड्स ऑन द इंटरनल ऑडिट। एसआईए 370, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स व्हाइल शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट विद द स्टेक होल्डर्स। तो उसे रिपोर्ट करने पड़ेंगे रिजल्ट्स व्हाइल शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट विद द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का रिजल्ट कहाँ पे देगा? वो 370 के अंदर रिपोर्ट करेगा अपने रिजल्ट्स को। तो कम्युनिकेट करेगा 360 में। तो जो ये हमने ऊपर वाला पढ़ा क्या, मैनेजमेंट एक्शन प्लान, ये सारा का सारा 360 कवर कर रहा है। ठीक है, इन्होंने नीचे दोनों स्टैंडर्ड नीचे दिए हैं, बट आप 360 में क्या करते हो, ऊपर जैसे ही आप शुरू करते हो, क्या मैनेजमेंट को बताना कहाँ पे गैप है, क्या एरिया में ठीक है, ये सारी कम्युनिकेशन कर रहे हो विद द मैनेजमेंट के साथ। ये कम्युनिकेट करने का मैनेजमेंट का काम कहाँ पे है? 360 में। तो ऊपर जो आपने करा सारा कुछ कि रिस्पांसिबिलिटी ये आपकी, ये टाइमलाइन होगी, ये सारी कम्युनिकेशन, ये कहाँ जा रही है? 360 के अंदर जा रही होगी। 370 के अंदर जो हमने फाइनल रिपोर्ट की बात करी, वो कहाँ जा रही होगी? 370 के अंदर जारी होगी। ठीक है सर, बता दो यहाँ तक क्लियर है? जो अब तक हमने पढ़ा 5 पॉइंट्स, किस तरीके से क्या होगा, इंटरनल ऑडिट होगा, परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। आर वी क्लियर विद दिस? एनी डाउट्स? जानवी, if you are there, is it done? डन डन, बहुत अच्छे। चलिए, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन ड्रिवन पॉइंट्स हैं, आ सकते हैं फॉर श्योर पेपर के अंदर, हाई चांसेस। जरूरी नहीं है देखो सारा आएगा, कहीं ना कहीं आपको रिपोर्टिंग के ऊपर आ सकता है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है इंटरनल ऑडिट के इश्यूज की, ये आ सकता है, या फिर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि परफॉर्म ऑडिट चेक्स कैसे करता है इंटरनल ऑडिट केस में इंटरनल ऑडिटर। तो ये दो क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से ख्याल रखना, बाकी पॉइंट्स फिर भी थोड़े से सिंपल है। अब आते हैं सर इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट जो उसने 370 में रिपोर्ट दी है। यार इस पेन को क्या हो गया? यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट क्या करेगी सर? द इंटरनल ऑडिटर शुड केयरफुली रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन ड्रॉन। इंटरनल ऑडिटर क्या करना पड़ेगा? केयरफुली रिव्यू करना पड़ेगा एंड असेस करना पड़ेगा द कंक्लूजंस ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। जो भी उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे, कौन सा ऐसा ही है ऑडिट एविडेंस के लिए? जल्दी बताओ, लिखो नीचे, बिना ऊपर गए जल्दी लिखो नीचे। ऑडिट एविडेंस ऐसा ही है, बता दो, अभी तो पढ़ा था 320। बिल्कुल, जहाँ प्लानिंग था यहाँ पे ऑडिट एविडेंस है, बिल्कुल। तो ऐसा ही है 320 के अंदर जो भी उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे होंगे, वो क्या कह रहा है, उसको क्या करेगा, वो केयरफुली रिव्यू एंड असेस करेगा द कंक्लूजंस जो ड्रॉ हुए हैं उसके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन से, एज द बेसिस फॉर हिज फाइंडिंग्स कंटेन्ड इन हिज रिपोर्ट। जो भी उसने बेसिस फाइंडिंग करे हैं जो उसकी रिपोर्ट में जाएगी, एंड सजेस्टेड रेमेडियल एक्शन। तो मतलब जो भी अभी वो ऊपर पॉइंट नंबर 5 में करके आया है, वही वाले पॉइंट के नीचे वो बात करे कि उसने जो भी कम्युनिकेट करा, कम्युनिकेशन कहाँ पे करी होगी उसने, कौन सी कम्युनिकेशन करी होगी, जो उसने रेमेडियल एक्शन किस में कम्युनिकेट करे होंगे, कौन सा एसआईए था वो, जहाँ पे उसने बताया कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, कम्युनिकेट करा होगा, रेमेडियल एक्शन के बारे में बात करी होगी, सजेस्ट किया होगा, उनसे एटीआर मांगा होगा। 350, 350 तो कहाँ था, ऑडिट असाइनमेंट के ऊपर था। कम्युनिकेशन इज 360। हरप्रीत, 360 था ना, ये रहा 360 कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। ठीक है, तो 360 के अंदर उसने क्या किया होगा, रेमेडियल एक्शन के बारे में सजेशन दी होगी, उनसे बोला होगा मैं चेक करूंगा, मैं बाद में आपका फिर रिव्यू भी करूंगा, जो आपके क्या लेंगे, जो भी आप एक्शंस लेंगे। हाउएवर, इन केस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर कम अक्रॉस एनी एक्चुअल और सस्पेक्टेड फ्रॉड, पर अगर इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, एक्चुअली में उसे कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड मिलता है और एनी अदर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट नजर आ रही होती है, सेफगार्डिंग नहीं हो रही है, मैनेजमेंट ओवरराइड कर रही है कंट्रोल्स को, इट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट फॉर हिम टू ब्रिंग द सेम इमीडिएटली टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। अगर उसे ऐसा कुछ भी मिलता है तो उसका काम है, कोई भी फ्रॉड, कोई भी नॉन कंप्लायंस मिले तो इमीडिएटली क्या कर दीजिए, कम्युनिकेट कर दीजिए। एज पर एसआईए
तीसरा रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिजल्ट्स इज ग्रेट जनरली अंडरटेकन इन द टू स्टेजेस। दो स्टेजेस के अंदर हमारी रिपोर्ट जाती है। पहला सर क्या क्या एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट और एक ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। दो तरीके से जाती है हमारी दो स्टेजेस के अंदर। एक तो हर एंड ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट में एन इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट जो मेन वाली रिपोर्ट होती है कवरिंग अ स्पेसिफिक एरिया फंक्शन और अ पार्ट ऑफ द एंटिटी इज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर हाइलाइटिंग द की ऑब्जर्वेशन arising from those assignment. The report is generally issued the details of the manner in which the assignment was conducted and the key findings उसने कौन कौन सी करी हैं from the audit procedures जो उसने undertake करे होंगे। This report is issued to the auditee with the copies shared with the local and executive management as agreed during the planning phase। planning phase पे उसने agree पूछा भी होता है कि मुझे ये रिपोर्ट देनी है तो देनी किस किस को है, मेरे इंटेंडेड यूजर्स कौन होंगे जो ये रिपोर्ट में से लेने वाले, उन्हें बता देते हैं कि हमारी पूरी मैनेजमेंट के पास आपकी क्या जानी चाहिए, रिपोर्ट जानी चाहिए। तो ये हमारे क्या होंगे, सारे के सारे वो लोग होंगे जिनको आपने रिपोर्ट देनी है। लोकल एंड एग्जीक्यूटिव जो हमारी मैनेजमेंट है वो होगी, और कोई अगर कोई और भी होगा तो सब्सिडियरी वगैरह तो उसको भी वो बोल सकते हैं। तो एक तो हमारी होगी एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट। हमारी ऑडिट असाइनमेंट एंड होने के बाद जो हमारी रिपोर्ट जाती है वो कौन सी होती है, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट होगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर सारे जो हमने डॉक्यूमेंटेशन करी होती है, जो हमने एरिया चेक करे होते हैं, उसके बारे में एक बार क्या करते हैं, ब्रीफिंग से बता देते हैं। कवरिंग द स्पेसिफिक एरिया फंक्शन और पार्ट ऑफ द एंटिटीज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर हाइलाइटिंग द की ऑब्जर्वेशंस। जो भी एरिया जो भी उसने फंक्शन की टेस्टिंग करी वो सारे जो पार्ट ऑफ द एंटिटी उसने क्या करा, प्रिपेयर करा, किसने, इंटरनल ऑडिटर ने हाईलाइट कर देगा ऑब्जर्वेशंस क्या आई हैं उसकी, और कहीं भी एरिया में से जो भी कम्युनिकेट करने कोई भी डेफिशिएंसीज नजर आई होंगी, गैप्स नजर आए होंगे, वो सब वो क्या करेगा, डिटेल मैनर में बता देगा, जो भी उसकी की फाइंडिंग्स होती हैं जिसे, और जो भी उसने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं उसको करने के लिए वो भी उसने डॉक्यूमेंट करे होते हैं। दिस रिपोर्ट इज इशूड टू द ऑडिटर, वो रिपोर्ट इशू कर दी ऑडिट जाएगी और उसकी कॉपीज इसको जाएंगी जिसको उन्होंने बोलने के लिए कहा, देने के लिए कहा होगा ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज कौन सा था हमारा, कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है प्लानिंग के बारे में, SIA प्लानिंग फेज कौन सा स्टैंडर्ड के अंदर प्लानिंग ड्राइव हो रही है, जल्दी। 310 बिल्कुल। अब वो आता है इंटरनल ऑडिटर अपना एक लगा देता है, बढ़िया, गुड गुड गुड, ऐसे ही याद करने पड़ेंगे हमें ये। उसके बाद ऑन अ पीरियोडिक बेसिस द क्लोज ऑफ अ प्लान पीरियड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज कवरिंग द एंटिटी एंड द प्लान पीरियड इज प्रिपेयर्ड बाय द CIA और द एंगेजमेंट पार्टनर बोल सकते हो इन केस ऑफ एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। सच रिपोर्टिंग इज नॉर्मली डन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड सबमिटेड टू द highest governing authority responsible for internal audits, generally the audit committee. Some part of the aforementioned internal audit reports may form part of the periodic, example quarterly report shared with the audit committee। तो कहीं ना कहीं क्या है सर, हमारी दो जाती हैं। पहले नंबर पे इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट, वो तो जाएगी ऑडिटी को, जो बंदा है उसे क्लाइंट्स को, अगर उन्होंने किसी को प्लानिंग फेज में बोला हुआ है तो लोकल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को तो वहां पे भी चली जाएगी, और उस रिपोर्ट में हमारी अपनी की फाइंडिंग्स आती हैं। फिर आती है सर एक हमारी पीरियोडिक बेसिस पे करीब एक रिपोर्ट आती है, जो हम क्वार्टरली बेसिस पे जैसे जैसे हमारा चलता है इंटरनल ऑडिट वैसे वैसे एक रिपोर्ट जनरेट करके किसको देते रहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी को। क्यों देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट में काम चल रहा है तो चल रहा है कैसे। ऑडिट कमेटी में कौन से लोग होते हैं, जो उन्होंने अपने ही मेंबर से चूज करके एक ऑडिट कमेटी बनाई होती है। लॉ में पढ़ते हैं ना ऑडिट कमेटी कैसी बनती है, तो उन लोगों को ध्यान में रखना है कि सब कुछ वैसा हो रहा है, तो उनके पॉइंट्स भी होता था। अगर हमने याद होगा, हमने पढ़ा था एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमेटी, उनकी ड्यूटीज के अंदर कि क्या, कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं। वो रिपोर्ट उनसे एग्जामिन कैसे करेंगे, जब उन्हें मिलेगी नहीं तो वो यहाँ से जाती है ऑन अ पीरियोडिक बेसिस एट द कॉस्ट ऑफ अ प्लान पीरियड। एक प्लान पीरियड कॉस्ट कर लेते हो, कौन सा पीरियड होगा, क्वार्टरली बेसिस के एंडिंग में, हाँ जी क्वार्टरली बेसिस के एंडिंग में, बढ़िया। तो उस प्लान के क्या होगा, उस पीरियड के क्लोज पे क्या करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाओगे, जो भी अभी आप आपने अब तक करा। अगर आपने 2 क्वार्टर हो गए तो दो क्वार्टर की पूरी बनेगी, अगर 3 क्वार्टर हो गए तो 3 क्वार्टर की पूरी बनेगी। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनती है ऑल द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज जो भी आपने करी है कवरिंग द एंटिटी एंड द प्लान पीरियड, की पूरी एंटिटी कवर करते हुए आपका प्लान कैसा था, प्लान किस तरीके से चल रहा है आपका, बाय द चीफ इंटरनल ऑडिटर, आपका CIA वो रिपोर्ट को करेगा साइन, और वो क्या की जाएगी इस ऑडिट कमेटी के मेंबर्स के पास, उसे आप एंगेजमेंट पार्टनर भी बोल सकते हो। सच रिपोर्टिंग इज नॉर्मली डन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड सबमिटेड टू द हाईएस्ट गवर्निंग रिस्पांसिबल फॉर इंटरनल ऑडिट। इसके ऊपर MCQ डेफिनेटली आ सकता है कि चीफ ऑडिटर की रिपोर्ट किसको जाती है सर, ऑडिट कमेटी को जाती है। और कौन देता है सर, CIA, चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो ये आपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इसको शेयर करनी होती है पीरियोडिक बेसिस पे, रिपोर्ट शेयर विद द ऑडिट कमेटी। तो सर ये कौन सी वाली होती है सर हमारी, ये हमारी होती है सर पीरियोडिक रिपोर्ट्स। सर ये हमारी इंटरनल ऑडिट में पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं जो CIA के थ्रू साइन होकर ऑडिट कमेटी के पास जाती है, कवरिंग करती है सारा का सारा, वो पूरा का पूरा एरिया, वो कॉम्प्रिहेंसिव एरियाज कवर करती है, और कहीं ना कहीं पीरियोडिक बेसिस पे डिजाइन की जाती है। एक होती है सर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एज पर SIA, कौन से दोनों SIA कौन सी होती हैं, 370 वाले SIA से ही बनती है सर। इसके अंदर वो क्या करता है, इसके अंदर वो अपनी की फाइंडिंग्स बताता है, की फाइंडिंग्स बता देगा, इसके अंदर वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स बताता है, और उसके बाद किसको देता है वो, जिस भी लोगों को उन्होंने मांगे होते हैं। इसको यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से।
लोकल एंड एग्जीक्यूटिव वालों को भी वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट देता है। इतना आपने लिखना है दोनों के अंदर। ठीक है सर, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए, तो सर, the SIA deals with the internal audit responsibility to issue only the first type of reports, the internal audit report pertaining to the specific audit assignment, and not to the periodic reporting for the whole entity as per the annual quarterly audit plan. दिस स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, तुम्हारा ऐसा ही है 370 क्या बोलता है कि डील्स विद द इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसकी रिस्पांसिबिलिटी में क्या आती है सर? इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट आती है। इंटरनल ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी टू इशू ओनली द फर्स्ट टाइप रिपोर्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स कौन सी तुम्हारी? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक ऑडिट असाइनमेंट, जो ऑडिट असाइनमेंट आपको मिली है उससे रिलेटेड, एंड नॉट टू द पीरियोडिक, और पीरियोडिक वाली नहीं, एग्जांपल क्वार्टरली रिपोर्टिंग नहीं, फॉर द होल एंटिटी एज पर द एनुअली या क्वार्टरली ऑडिट प्लान के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क कंप्लीटेड, द इंटरनल ऑडिटर शैल इशू अ क्लियर वेल डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट व्हिच इंक्लूड्स द फॉलोइंग की एलिमेंट्स। आपकी रिपोर्ट कैसी, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, ये वो आपको बता रहा है। ठीक है जी, क्या बता रहा है वो हमारे को यहाँ पे? एन ओवरव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट, कि आपका पहले तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव से आप चले थे, क्या आपका स्कोप था, क्या आपकी अप्रोच थी ऑडिट को करने की। तो आपने ये तीनों चीजें क्या करनी पड़ेगी, आपकी रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। फिर द फैक्ट दैट द इंटरनल ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एसआईए, क्या आपने एसआईए के हिसाब से करा है। वही वाले पॉइंट्स है, कोई नए नहीं है। हम अपने वाले में क्या बताते हैं, अपने वाले पैराग्राफ में कि हम एंगेजमेंट लेटर में हमने क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड अप्रोच वहां पे भी लिखी होती है। हमने ओवरव्यू दे दिया कि हमारी क्या थी ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच क्या थी असाइनमेंट की। फिर उसके बाद हमने जो करा है वो किसके बेसिस पे करा है? एसआईए के बेसिस पे करा है। ये हमारा क्या था? एसओए था। तो पहले हमने अपने एसओए बता दिया, फिर हमने एसआईए के हिसाब से करी, ये भी बता दिया। फिर एग्जीक्यूटिव समरी, फिर आप समरी, एग्जीक्यूटिव समरी देते हो किसकी? की ऑब्जर्वेशन की। तो हमने की फाइंडिंग्स जो देनी थी वो यहाँ देते हैं, कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड स्पेसिफिक टू द स्कोप ऑफ द असाइनमेंट। जैसा मेरा स्कोप था उससे रिलेटेड ये समरी है जो मैंने की फाइंडिंग्स करी, तो यहाँ पे आ गया की फाइंडिंग्स। ठीक है सर। उसके बाद अ समरी ऑफ द करेक्टिव एक्शंस, फिर मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन सी करेक्टिव एक्शंस तुम्हें लेने हैं हर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और नेचर ऑफ द एश्योरेंस इफ एनी व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद मुझे इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर एश्योरेंस देनी थी, वो भी मैंने क्या कर दी, नेचर ऑफ एश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर दी है। The content and the form of the internal audit report are to be established by the internal auditor based on his best professional judgment in consultation with the auditee and if necessary with the inputs from the other key stakeholders. No internal report shall be issued in the final form unless a written draft of the report has previously been shared. तो पहले कहीं ना कहीं डीआर जाती है, फिर वही क्या बनती है? आईआर बनती है। तो पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट जाएगी, फिर वो जाके क्या बनेगी? डीआर छोड़ो, डीआर से क्या बनती है? एफआर बनती है। पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट जाएगी तभी जाके फाइनल रिपोर्ट बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और फाइनल रिपोर्ट कैसी बननी चाहिए, कैसी नहीं बननी चाहिए, क्या उनको चाहिए, वो सारा आप क्या करोगे? कंसल्टेशन करके दोगे, क्योंकि ये किसी के पास बाहर नहीं जानी है, तो जानी इंटरनल लोगों के पास ही। इसलिए आप अपना कुछ नहीं करोगे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे दूंगा, मैं तो वैसे दूंगा, ये नहीं करोगे तो ऐसे दूंगा। अरे नहीं भाई, आपने उन्हीं को देनी है। आप उनसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करिए, जो उनसे एरिया अंदर गैप आ रहा है, गैप को कम्युनिकेट करिए, एटीआर लीजिए, एटीआर के ऊपर भी क्या क्या करिए, टेस्ट करके देखिए, उसके ऊपर भी रिव्यू करके देखिए, फिर जाके एक अच्छी करी। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद ही बहुत सारा काम होता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट तो बहुत पहले चली जाती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद बहुत चेंजेस होते हैं, फिर जाके फाइनल रिपोर्ट बनती है, जिसका कंटेंट एंड फॉर्म भी कौन डिसाइड करता है? एस्टैब्लिश होता है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट उसे लेके आता है। तो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट में वो कौन से 5 एरियाज है मेन, जिसका उसे अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। और वहां पे क्वेश्चन आएगा एज पर SIA 370, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से एरियाज एज पर SIA 370 इंटरनल ऑडिटर को ध्यान में रखने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। सर उसको रिपोर्ट के टाइम पे क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या क्या सर? SOA, पहले नंबर पे उसे अपना क्या करना पड़ेगा? स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच बतानी पड़ेगी। जैसे अपने स्कोप, ऑब्जेक्टिव और अप्रोच बता दी, उसके बाद उसे बताना पड़ेगा कि मैंने ये जो चेकिंग करी है वो SIA के हिसाब से करी है, ये बता दिया। उसके बाद उसने बताएगा कि मेरी की फाइंडिंग्स क्या थी, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस क्या रिक्वायर्ड थे हर ऑब्जर्वेशन के, जो एग्री करे मैनेजमेंट ने, और लास्ट में नेचर ऑफ द एश्योरेंस मेरी क्या रहेगी, जो मैंने डिराइव करी है उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो ये जाके मेरा पूरा आंसर बनता है। तो सर इसका मतलब ऐसा ही 370 जो बताता है वो पहली रिपोर्ट देने की बात करता है। हाँ, वो कहता है कि आप 2 स्टेजेस में दे सकते हैं रिपोर्ट को, डेफिनिटली दे सकते हैं। यहाँ पे तो बताया जनरली अंडरटेकिंग 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस कौन-कौन से सर? एट द एंड में भी हो सकती है और पीरियोडिक बेसिस पे भी हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं जो ऑडिटर के लिए ज़रूरी है, इंटरनल ऑडिटर के लिए, वो कौन-सी वाली ज़रूरी है? पहले वाली ज़रूरी है, जो हमारा SIA डील करता है। SIA ने ये बताया कि रिपोर्ट 2 पीरियड्स में जाती है। ये नहीं बताया कि 370 के हिसाब से 2 रिपोर्ट जाती है। नहीं, वो कह रहा है रिपोर्ट्स एसआईए में 2 पीरियड्स में जाती है। एक होती है एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर असाइनमेंट, जो एसआईए 370 डील करता है, जिसे बोलते हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। और एक और रिपोर्ट होती है जो पीरियोडिक बेसिस पे जाती है हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी के लिए। वो रिपोर्ट भी जाती है जो चीफ इंटरनल ऑडिटर देता होगा, तो वो रिपोर्ट अलग से तरीके से जाती है। और वो वाली रिपोर्ट हमारी क्वार्टरली बेसिस पे जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं क्या बता रही होगी कि उनको किसके लिए जरूरी है, वो ऑडिट कमेटी को समरी के लिए जरूरी है कि सारा का सारा एंटिटी का प्लान क्या है, ऑडिट प्लान क्या था जो उन्होंने प्रिपेयर करा, और उसके बेसिस पे ऑडिट हुआ या नहीं हुआ। और ये वाली रिपोर्ट किसको चली जाती है, हमारी ऑडिट कमेटी को चली जाती है। तो एमसीक्यू के परस्पेक्टिव से ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? ये वाला एरिया याद रखना।
ठीक है। ऊपर से हमारा ये वाला पहले वाला और ये वाले 5 पॉइंट हमारे क्वेश्चन के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होती कैसी है सर, वो पीरियोडिक बेसिस पे जाती है, आईआर की फाइंडिंग्स आती हैं, वो जो आपने ऊपर पढ़ा था उसी के अंदर से 5 पॉइंट निकाल लेना। ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड अप्रोच, एसआईए, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द की ऑब्जर्वेशंस और समरी ऑफ द करेक्टिव एक्शंस और नेचर ऑफ एश्योरेंस। हो जाएगा सर, हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही रह गया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कुछ नहीं बचा अब तो। बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शैल बी इशूड विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। बिल्कुल सर, अब तो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम ही होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क, उसके अंदर से कर देनी चाहिए। फर्स्ट क्या था, बेसिस ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। ईच इंटरनल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर कंडक्टेड एंड द एनालिसिस ऑफ द ऑडिट। देखो, बेसिस ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको लिखना होगा, आपने नहीं पढ़ा मान लो, तो खुद नहीं लिख सकते क्या? एंगेजमेंट के टाइम पे आपने बेसिस डिसाइड करे होंगे, उसके बाद जो प्रोसीजर आपने लगाए होंगे वो आपके बेसिस में जाएंगे। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आपकी किस बेसिस पे बनती है? आपकी की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनती है, आपके गैप्स के बेसिस पे बनती है, जो भी आप डेविएशंस वगैरह नोट करेंगे उसके बेसिस पे बनती है, जो भी आपको रिस्क नजर आता है उसके बेसिस पे बनती है। सारे के सारे पॉइंट्स को लिख के मर्ज करके इसके अंदर लिखाओगे तो आंसर बन जाएगा क्या? बेसिस ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। आपके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का बेसिस क्या होता है? आपके इंटरनल रिपोर्ट का बेसिस आपके एनालिसिस होते हैं, जिसके अंदर आप गैप्स की फाइंडिंग्स फाइंड करते हैं, करेक्टिव एक्शंस जो आपने लेने होते हैं, जो उस एरिया में आपको रिस्क नजर आते हैं, जहां पे भी आपको लगता है क्या नहीं मैच कर रहा, कहीं ना कहीं जो बेंचमार्क थे उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे को वेरिएंसेस नजर आ रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है, वो सारे मेरे बेसिस बनते हैं इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट के। तो क्या कह रहा है, ईच इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर जो कंडक्ट करते हैं मैंने, एंड द एनालिसिस ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर, कंक्लूजंस रीच्ड शैल बी बेस्ड ऑन द ऑल द फाइंडिंग्स rather than on the few deviations or issued noted। तो क्या कह रहा है, कंक्लूजन रीच शैल बी बेस्ड ऑन ऑल द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स के ऊपर जो हमारी फाइंडिंग्स होती है उसकी बेसिस में जो कंक्लूजन आते हैं वो, रेदर देन ऑन अ फ्यू डेविएशंस और इश्यूज नोटेड। और कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस एंड शुड बी एक्नॉलेज्ड, while the risk and significance of the observation noted have a role to play in preventing the matters to be reported। तो जहां जहां पे भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है जहां पे रिस्क नजर आ रहा है, वो सारे मैटर्स को रिपोर्ट करना है। जहां पे अच्छे चल रहे हैं वो आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ यार यहाँ पे बढ़िया चल रहे हैं आपके स्टैंडर्ड, और जहां पे फ्यू डेविएशन आ रही है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो कंक्लूजन जो पूरी पूरी फाइंडिंग्स आपको निकाल के देता है वो मैटर करती है। तो आपको कंक्लूजन पे ड्रॉ करना है। आपने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट को बताने के बाद क्या कंक्लूजन आया उसका, वो मैटर करता है। डेविएशन मैटर नहीं करती, क्योंकि मैनेजमेंट ने अगर ठीक कर दी तो बढ़िया हो गया। तो कहीं ना कहीं आप जो कंक्लूजन निकल के आता है वो आपके लिए क्या करता है, मैटर करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये मुझे लगता है ऊपर वाले के एडिशनल पॉइंट है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो ये कहीं से निकल के आ रहे हो। ठीक है ना? तो ये किसी का आंसर भी नहीं बनता लग रहा मुझे वैसे तो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ समझाना चाह रहा है, मुझे लगता है क्वेश्चन है कोई ये। वैसे कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऐसा ही है, कहीं ना कहीं जो हमने ऊपर वाले 5 पॉइंट पढ़े हैं, उसी से निकल के आ रहा है। बेसिस के अंदर उसने कहीं ना कहीं क्या 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 एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, हमारा स्कोप, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारी अप्रोच। तो बेसिकली ये यही वाला पॉइंट है जो ऊपर है ना, ये वाला, ये वाला इसी पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में लेके जा रहा है। पहले वाले में उसने हमारा स्कोप, ऑब्जेक्टिव और अप्रोच बताने की कोशिश करी है एसओए, अब यहाँ पे वो एसआईए बताने की बात करेगा। Conducted in accordance with the SIAs, where the internal audit is conducted in compliance with the standards on internal audit, and the internal auditor can substantiate the same with the supporting evidence and documentation। उसके पास इंटरनल ऑडिट के अंदर उसने जो भी निकाला उससे रिलेटेड उसका क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में लगा होना चाहिए। द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट कंफर्मिंग दैट द इंटरनल ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जगह अगर आप आईएएस भी लिखते तो ज्यादा मजा आता कि नहीं आता सर? आईएएस भी और आईसीएआई नहीं, ऐसे लिख के आना। लिखो तो सही, लिखो यार, है ना? तो आईएएस भी इंडियन इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जो बताता है आपको इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, उसके बाद आगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के अंदर वो गवर्न होता है। बढ़िया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सर ऊपर? वो सेकंड वाला पॉइंट समझ, ऐसा तो नहीं समझ नहीं आया सर? उसने बोला कि कंडक्टेड अकाउंट विद एसआई आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, सारी की सारी आपकी जो भी आपकी क्या होंगी कि आपने कंप्लायंस के साथ फॉलो करा है स्टैंडर्ड, सारे के सारे एविडेंसेस वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्टोर करके अपने पास रखना, ताकि आपकी जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या कर पाए, स्टेटमेंट को कंफर्म कर पाए कि आपने जो ऑडिट करा है वो एज पर एसआईए करा है। तो इसका मतलब आपको प्रॉपर तरीके से करना है, रिपोर्टिंग भी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। फिर कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कंटेंट एंड फॉर्मेट क्या रहना चाहिए इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के लगता है अच्छा। कंटेंट एंड फॉर्मेट क्या रहना चाहिए हमारा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का? द मैनर इन विच द इंटरनल रिपोर्ट इज ड्राफ्टेड एंड प्रेजेंटेड इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। पहले नंबर पे तो ये आपको डिसाइड करना है वो कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है, आपको प्रोफेशनल जजमेंट जो बोलती है उतने तरीके से बनाइए। क्या मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या की, फाइंडिंग सर ये दिखनी चाहिए समरी, क्या करेक्टिव एक्शन हुए ये समरी दिखनी चाहिए, आपका स्कोप, आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी अप्रोच क्या थी, एसआईए कवर थे या नहीं थे, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से नजर आनी चाहिए। बाकी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जैसी मर्जी बना लीजिए। एंड अ चॉइस एंड कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेफरेंसेस ऑफ द रेसिपिएंट्स। और डेफिनेटली अब
अपने जो की स्टेक होल्डर से आप ड्राफ्ट रिपोर्ट दोगे उसके अंदर वो चेंजेस करने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा किससे इन्फ्लुएंस रहेगी कि रिसिपिएंट से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या मांग रहे हैं, उसके बेसिस पे वो चेंज होती रहेगी। द एसआईए डज नॉट मैंडेट एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट और लिस्ट ऑफ द कंटेंट। एसआईए ने कोई कंटेंट और फॉर्मेट नहीं दिया इससे रिलेटेड, सिंस द इंटरनल ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज हिज बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट ऑन द मैटर रिगार्डिंग हाउ एंड व्हाट टू रिपोर्ट। कैसे रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट करना है, ये पूरी उसकी अपनी कहानी है। Where some level of assurance is being provided, the form and content of the report shall be as per SIA 31380। 360, 370, 380 सबसे प्यारे प्यारे स्टैंडर्ड यही वाले हैं। तो उसने बोला कि जब आपने क्या देनी होती है, एश्योरेंस देनी होती है। एश्योरेंस के लिए 380 पिक्चर में आता है जो बोलता है इशूइंग अश्योरेंस रिपोर्ट। पहले वाले में क्या दे रहे थे, सिर्फ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दे रहे थे, करेक्टिव एक्शंस बता रहे थे उनको और उसके रेमेडियल एक्शन मांग रहे थे, वो इतना काम था 370 का। 380 ने आके अब एश्योरेंस की बात करी कि अब आते हैं जब मैंने इशू करनी है एश्योरेंस। अ टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। जब आप एश्योरेंस देने लगते हो तब एक रिपोर्ट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो क्या, ऑडिट का स्कोप परफॉर्म, एसओए एस आ गया, ऑडिट का स्कोप जो आपने परफॉर्म्ड है, उसके बाद पीरियड कौन सा आपने कवर करा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी। ये एग्जीक्यूटिव समरी में आप क्या लिखोगे पता है, ये ऊपर वाले पॉइंट्स, ये सारे मेरे क्या बनेंगे, एग्जीक्यूटिव समरी की मेरा ऑब्जेक्टिव स्कोप अप्रोच क्या थी, मैंने एसआई के हिसाब से करा, समरी में मैंने की ऑब्जर्वेशन लगाऊंगा, समरी के अंदर करेक्टिव एक्शन लगाऊंगा, ये पूरे समरी वाले दोनों पॉइंट आप उठा के मेन, तो आप ये आपके पूरे कहां जाएंगे, एश्योरेंस वाली कहानी में जाएंगे। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव समरी, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, की फाइंडिंग्स, जो भी आपको की फाइंडिंग्स मिले, जो भी आपको गैप्स मिले, उसके बाद जो भी आपकी रिकमेंडेशंस थी, और उसके बाद समरी के अंदर क्या आएगा, मैनेजमेंट के करेक्टिव एक्शंस, एटीआर, जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट आपके पास आई वापस, ये सारे की सारी क्या बनती है, एग्जीक्यूटिव समरी। फिर समरी ऑफ द क्रिटिकल फाइंडिंग्स, ये भी वही आ गया, समरी ऑफ द क्रिटिकल फाइंडिंग, तो कहीं ना कहीं आपने जो क्रिटिकल फाइंडिंग्स करी है उसको आप क्योंकि क्रिटिकल वाली जो आपको लगता है वो कहां लिखोगे, अलग से भी मेंशन करके दोगे, जैसे हमारा केएम पैराग्राफ होता है, की ऑडिट पैराग्राफ की बात कर रहा है यहाँ पे भी। फिर डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग्स विद इलेबोरेशन ऑन द बिजनेस इंपैक्ट एंड द रूट कॉज ऑफ सच इशू। फिर आपकी जो भी ऑडिट की फाइंडिंग्स थी, ऑडिट की फाइंडिंग्स कहां से होंगी, जब आपने एपी लगाए होंगे। एपी में क्या क्या सर, एनालिटिकल प्रोसीजर, सैंपलिंग, एसआईए 6, एसआईए 5, एक तो वो, उसके अलावा 320, 350, 330, वो सारे, है ना, तो वो सारे ऑडिट फाइंडिंग्स जब हमने डिटेल ऑडिट फाइंडिंग्स करी विद इलेबोरेशन ऑफ द बिजनेस इंपैक्ट, क्या उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और रूट कॉज क्या है उस इशू का। रेटिंग द हाईलाइटेड इशू, एग्जांपल हाई, मीडियम, लो इन अकॉर्डेंस विद द रेटिंग। आपको अपने इश्यूज की क्या करनी पड़ती है कि सबसे पहले कौन से ठीक करने हैं, दैट इज द हाई रिस्क, फिर कौन से करने हैं, दैट इज द मीडियम रिस्क, फिर कौन से ठीक करने हैं, दैट इज द लो रिस्क। वो आपको क्या करने पड़ते हैं इन द रेटिंग अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी। तो कहीं ना कहीं जो सीआईए वाली रिपोर्ट होती है वो कहीं ना कहीं क्या जाती है, वो हाईलाइटेड इशू को रिपोर्टिंग के बेसिस पे जाती है, रैंक करके जाती होगी कि सर ये मेन एरिया है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंसर्न लग रहा है, यहाँ लॉ रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस की नजर आ रहा है, ये बड़ा कुछ हो सकता है कल इससे, तो ऐसे अप्रूव होते हैं, किससे, ऑडिट कमेटी अप्रूव करते हैं। तो रेटिंग ऑफ द हाईलाइटेड इशू क्या करते हो, इन अकॉर्डेंस विद द रेटिंग क्राइटेरिया अप्रूव्ड। रेटिंग क्राइटेरिया कौन अप्रूव करके देता है, ऑडिट कमेटी। एमसीक्यू बनता है ये कि रेटिंग क्राइटेरिया कौन अप्रूव करके देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट नहीं देगी, ऑडिट कमेटी देगी। हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, हायर लेवल एश्योरेंस कौन सी रिपोर्ट जाती है, पीरियोडिक बेसिस पे क्वार्टरली रिपोर्ट जाती है, वो यही चेक करती है क्या कि एटलीस्ट हमारा कोई हाई रिस्क एरिया तो नहीं नजर आया अब तक। जब भी हाई रिस्क एरिया आएगा सारे अलर्ट हो जाएंगे। फिर ऑडिट रिकमेंडेशन टू इंप्रूव द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड एड्रेस द हाइलाइटेड फाइंडिंग्स। ऑडिट हमारे ऑडिट की रिकमेंडेशन दोगे तो इंप्रूव करने के लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हाइलाइटेड फाइंडिंग्स को, अपनी फाइंडिंग्स वगैरह हाईलाइट कर दोगे। फिर रिस्पांस रिसीव्ड फ्रॉम द रिस्पांसिबल फंक्शनल अथॉरिटी कंटेनिंग एक्शन प्लान एंड द टारगेट टाइमलाइन फॉर एक्शन। अब क्या है, रिस्पांस रिसीव्ड फ्रॉम द रिस्पांसिबल एक्शन अथॉरिटी, यहाँ पे दो हो जाती हैं, मैनेजमेंट, ऑडिट कमेटी। ठीक है, मैनेजमेंट और ऑडिट कमेटी। मैनेजमेंट किस वाले एरियाज के अंदर, जहां से आपने उनसे एटीआर मांगी थी, उसका रिस्पांस रिसीव्ड के बेसिस पे ये करेगी कौन से वाले एरियाज कि ये जो इंप्रूव कर लो, ये सारा काम तो इनका है। लेकिन जो ये वाला है कि कौन कौन सी रेटिंग के बेसिस पे कौन से हाई रिस्क एरिया है, तो इनका उससे रिलेटेड क्या रिस्पांस आता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्या कुछ करने वाला है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल अथॉरिटीज यहाँ पे दो हो जाती हैं, ऑडिट कमेटी भी हो जाती है हाईलाइटेड इशू के लिए जो रैंक हाई है, और दूसरे नॉर्मल एरियाज के लिए मैनेजमेंट अपने आप में रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी बन जाती है। तो दिस इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन फॉर मी एज पर SIA 380, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। 370 के अंदर सर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट जाती है, 370 के अंदर सर पीरियोडिक बेसिस पे जाती है, की फाइंडिंग्स वो चाहे एसओए एसआईए हमारी, और उसके बाद जो हमारी समरीज के दोनों पॉइंट थे और हमारी डॉक्यूमेंटेशन, इन पांच चीजों को गवर्न करते हुए क्या बनती है कि रिपोर्ट रेडी होके बन जाती है और वो चली जाती है। और वो किनके पास जाती है सर, वो नॉर्मल लोगों के पास जाती है, जो मैनेजमेंट ने डिसाइड करे होते हैं उनके पास वो पहुंच जाएगी, लोकल और एग्जीक्यूटिव स्टाफ के पास। और वो पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट में जाती है, बाद में फाइनल रिपोर्ट में जाती है।
उसके बाद सर एक आती है हमारी जो कंटेंट इन्फॉर्म इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर हमारे इश्यूएंस आती है, जब हमने एश्योरेंस देना है सर, तो हमें इश्यूइंग एश्योरेंस रिपोर्ट जो हमें देनी है, तो हमारी कौन-कौन सी होगी सर रिपोर्ट अब तक? एक होगी हमारी सर, एक होगी हमारी डीआर, डीआर से बनती है एफआर, फिर उससे बनती है इंश्योरेंस, इश्योरेंस ऑफ द एश्योरेंस रिपोर्ट। तो सर हमारी उसके बाद एश्योरेंस रिपोर्ट बनती है एआर। तो सर जो हमारी एआर होती है वो 380 गवर्न करता है, 380 जो हमारी एआर गवर्न करता है, उसके अंदर वो क्या करता है सर, उसके अंदर वो हमारे को कहीं न कहीं बताता है क्या, कि ऑडिट का आपको क्या-क्या लिखना है उसके अंदर हमारे को लिखना है सर ऑडिट का स्कोप क्या परफॉर्म करा हमने, उसके अंदर हमारा कौन से पीरियड का हमने ऑडिट करा है, एग्जीक्यूटिव समरी क्या थी, उसके बाद की फाइंडिंग्स क्या थी हमारी, समरी ऑफ द क्रिटिकल फाइंडिंग्स, उसके बाद डिटेल ऑडिट फाइंडिंग्स विद द रूट कॉज़ कि आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या था, उसका रूट कॉज़ क्या था। फिर आप रेटिंग के बेसिस पे ऑडिट कमेटी रेटिंग देती है, उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट करते हो, कौन-कौन से एरिया जो हाई रिस्क और मीडियम होते हैं। फिर उसके बाद आप ऑडिट रिकमेंडेशन देते हो, क्या इंप्रूव करने के लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट को और एड्रेस करते हो हाइलाइटेड इश्यूज को, और बाद में आप रिस्पॉन्स लेते हो रिसीव फ्रॉम द रिस्पांसिबल अथॉरिटी अपॉइंटिंग द एक्शन प्लान क्या रहेगा हमारा और टारगेट टाइमलाइंस फॉर एक्शन। तो आप कब एटीआर करने वाले हैं परफॉर्म, उसका मुझे क्या दे दीजिए, प्लान दे दीजिए। तो ये सारा मिलने के बाद सर ये भी सब कुछ कहाँ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में जाता है, टू कंफर्म compliance of the audit procedure with the SIA, the list of the documents required as follows। जब आपने प्रूव करना होता है कि आपने सब कुछ एज पर SIA करा है, तो आपके पास सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट एंड फाइनल इंटर्न रिपोर्ट, जो भी आपने डीआर दी वो लगा दो, उसके बाद जो भी चेंजेस करके उन्होंने आईआर बोली वो लगा दो, टू बी मेंटेन अप्रोप्रिएटली क्रॉस रेफरेंस टू द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर प्लस अपनी क्या कर दीजिए, की फाइंडिंग्स लगा दीजिए। फिर इफ अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एक्शन प्लान में बी काउंटेड काउंटरसाइंड बाय द रिस्पेक्टिव मैनेजर पर्सनल, तो भी जो भी मैनेजमेंट का एक्शन प्लान है, तो जो भी आपकी एटीआर होती है उसको भी आप बाद में क्या कर लीजिए, रिव्यू करके उसमें डॉक्यूमेंटेशन में अटैच कर दीजिए। ठीक है ना, वो साइन होनी चाहिए किससे, आपकी एटीआर जो भी मैनेजमेंट ने रिस्पेक्टिबल पर्सन होगा उससे आपको साइन करवा लेना चाहिए। फिर आता है एक बहुत प्यारा सा एक और एसआईए सर, 390, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द प्रायर ऑडिट इश्यूज। सर जो आपने कम्युनिकेट करे थे, ये आ गया देखो नाम, बड़े टाइम बाद आया, मैं ढूंढ रहा था कहाँ है ये, इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स। तो आप पिछले हर बार जाने से पहले वो क्या बोलते हैं कि ये एक्शन मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, अगली बार आऊँगा तो इनको रिव्यू करूँगा, ठीक करके रखना। उसका स्टैंडर्ड कौन-सा है सर, 390 है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द प्रायर ऑडिट इश्यूज। पिछले साल के ऑडिट इश्यूज जो आप बता के जाते हो, उसको मॉनिटरिंग करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, किसका काम होता है, हमारा ही काम होता है। द चीफ इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअसली क्या करने के लिए, मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ द प्रायर ऑडिट इश्यूज थ्रू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान इंक्लूडेड इन द पास्ट ऑडिट। जो भी एक्शन प्लान आपको बताए गए थे वो आपको क्या करने थे, परफॉर्म करने थे, और एक बार हम उसी क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि ये मैनेजमेंट उन्हें कर दी या नहीं कर दी। उनको हमेशा चेजर भेजते रहते हैं, मैनेजमेंट ठीक कर देना, ठीक कर देना, मारे वापस ठीक कर देना। दिस शैल बी डन विद द फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस। मॉनिटरिंग करते रहते हैं, मैंने बताया पूरा मॉनिटरिंग चलती रहती है, फॉर्मल मॉनिटरिंग का प्रोसेस रहता है, बार बार चेक करते हैं उसको। एलिमेंट्स ऑफ विच आर प्री एग्रीड विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू जी, हम आप ही से एग्री करके गए थे, आप ही ने बोला था क्या कि हम ठीक करके आपको रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट हमारे तक पहुंचा दीजिए। द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन रिमेन्स विद द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को ही करना पड़ेगा। इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, कैसे फॉर्म में रहता है सर, एक्शन टेकन रिपोर्ट की फॉर्म में रहता है। द टर्म मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग यूज इन द स्टैंडर्ड रेफर टू द पीरियोडिक ट्रैकिंग ऑफ द इशू रेज during the prior audit and evaluation of the corrective action undertaken by the auditee to resolve them and to report any open and pending matter to the management and TCWG, example the audit committee। इस वाले केस में ऑडिट कमेटी होती है, क्योंकि अभी पब्लिक का नाम आया हुआ ना, इसलिए पब्लिक का नाम के चक्कर में ऑडिट कमेटी ज्यादा आ रहा है, वरना TCWG भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग वही होती है कि जो भी आपने इश्यूज रिपोर्ट करे होते हैं उसके ऊपर मैनेजमेंट कैसे एक्शन ले रही है, उसको इवैल्यूएट करना कि वो सही ले रही है या नहीं ले रही है। द इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू वेदर द फॉलो अप एक्शन इज टेकन बाय द मैनेजमेंट ऑन द बेस ऑफ दिस रिपोर्ट। जो आपने रिपोर्ट दी उसके ऊपर आपको फॉलो अप एक्शन लेना पड़ेगा। If no action is taken within reasonable time, he should draw the management attention to it. If management has not acted upon it, वो क्या करेगा, the internal should ascertain the reasons thereof। वो अगर आप नहीं ले रहे हो तो मुझे रीजन दे दीजिए ताकि मैं अगली बार उसको सोच सकूं। Where the management has accepted his recommendation and initiate the necessary action, the internal auditor should periodically review कर लेगा। तो जो भी ATR होती है उसका क्या करता है, ऑडिटर द्वारा से रिव्यू करता है। If no, then reasons। और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपके रीजन चाहिए, बस आप कुछ नहीं दे रहे हो, मुझे वो बता दीजिए। ठीक है, इन द एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन, हाईलाइट रिकमेंडेशन व्हिच हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड फुली पार्टली, कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है, वो रिव्यू करता है, देखता है कि आज उन्होंने पूरी तरीके से सही कर दिया या सही नहीं करा। ये सारा काम चेक करने का किसका है सर, हमारा इंटरनल ऑडिट का। तो ऐसे 390, तो 350, 360, 370, 300
90 380 सारे के सारे एक साथ स्टैंडर्ड चल रहे हैं। 320 से या 310 से शुरू होगी हमारी कहानी। 310 से हमारी कहानी शुरू है। 310 भी हमने कवर करा, 320 भी हमने कवर करा, 320 हमने कवर करा, हाँ 320 हमने कवर करा, 350 भी कवर करा, 370, 380, 390 भी कवर करा, 360 भी कवर करा। देखो 300 की सीरीज मतलब इसलिए अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसका ख्याल रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट SIA 300 की सीरीज, क्वेश्चन 6 मार्क्स। ठीक है सर। सर उसके बाद आता है हमारा क्या सर, सर 610 का स्टैंडर्ड। 610 का स्टैंडर्ड पढ़ाऊं क्या? ऐसे मेरा बनता तो नहीं है तुम लोगों को पढ़ाना। चलो चलो आ दो, आधा घंटा है, खत्म कर देते हैं आज इसको, इससे ज्यादा क्यों खींचना है। ले लो 1 मिनट का ब्रीदर ले लो। यहां तक का डन है, बता दो। अब पूरा हमारा इंटरनल ऑडिट हो गया है, इंटरनल ऑडिट टिल रिपोर्ट इज डन। अब इंटरनल ऑडिट की जो बनी हुई रिपोर्ट है उसको आगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको और किन एरियाज में वो बेनिफिशियल होती है, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है, वो समझाया जाएगा। इसको लर्न करना है किसी भी सूरत में। एक दो मिनट में शुरू करते हैं, ठीक है।
चलिए जी, आ जाओ आ जाओ, करें शुरू। ऑल इन, जल्दी आ जाओ, बस 30 मिनट है हमारे पास पूरे पूरे, कैन नॉट वेस्ट अ मिनट, पूरा 30 मिनट मोटा मोटा ही टॉपिक है, खत्म करते हैं चलो। हाँ जी सर, बता दीजिए सर, समझा दीजिए और खत्म करवा दीजिए, चलो जी। सर रिलेशनशिप क्या है हमारा किसके साथ सर, अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स के बीच में ये समझना है हमारे को कि कैसे इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर काम आ सकता है, कब नहीं आ सकता, किस एरिया में उसका वर्क वो यूज कर पाएगा, कब नहीं कर पाएगा, क्या रीजंस होंगे उसे वर्क यूज करने के और कैसे यूज कर पाएगा, ये सारी बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो सर ऊपर वाले कहानी में कुछ है सर, यहाँ पे द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव द इंटरनल ऑडिट, ये पूरी की पूरी ऊपर वाली कहानी के थोड़ा बहुत क्या दे रहा है, समरी दे रहा है क्या। सर देखो, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस रहना चाहिए, ये चेक कर लेगा, अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल चेक करना, तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद while operating in this area there is a lot of overlap between the work of the internal and external auditor, तो हमारे लिए एक लाइन जरूरी थी क्या, क्योंकि बहुत सारे एरियाज हमारे काम ऐसे होने वाले हैं जहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों का काम ओवरलैप करता है, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो इंटरनल ऑडिटर भी चेक करता है और जो एक्सटर्नल ऑडिटर के काम के लिए भी जरूरी है, तो उस वाले एरिया में वो क्या कर सकता है, उसका वर्क यूज कर सकता है, ठीक है जी। पहला पॉइंट उसका, द वर्क डन बाय द इंटरनल ऑडिटर आर द इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द वर्क परफॉर्म्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज इवैल्यूएशन डन बाय द इंटरनल ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं क्या है सर, कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिटर जो ऐसे एरियाज वो हमें हेल्प कर देता है किसकी, एक्सटर्नल ऑडिटर की, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर वो बता देगा कैसे हैं नहीं है, रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड्स देखता है फंडों के, और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट क्योंकि वो सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट का रिव्यू करता है, तो उसे ये सारे एरियाज में वो क्या कर देगा, हेल्प कर सकता है किसकी, एक्सटर्नल ऑडिटर की। is also required to done by the external auditor. The function of internal auditor is an integral part of the system of the internal control. तो इंटरनल ऑडिटर का क्या है, इंटेग्रल पार्ट है सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल के लिए, तो उसको वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है सर। तो इंटरनल ये तीन एरियाज में हम उसकी हेल्प ले लेंगे। फिर इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 138 के सबसे होती है क्या, कि 138 ऑफ 2013 बोलता है कि ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी या फिर बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट अ स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी एंड मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट। तो 138 में सारा कुछ डिसाइड हो जाता है कि स्कोप क्या रहेगा, उसके फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी एंड मेथोडोलॉजी टू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट, ये कुछ और पॉइंट था नहीं था। फिर however it is obligatory for the statutory auditor to examine the scope and effectiveness of the work carried out by the internal auditor। अब होती है कहानी शुरू कि सर कहानी क्या शुरू होती है कि अब क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए क्या है कि वो एकदम से बिना आंखें मीच के उसका काम नहीं यूज कर सकता, उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ऑब्लिगेटरी है कि पहले उसे एग्जामिन करना पड़ेगा कि उसने किस स्कोप को ध्यान में रखते हुए काम किया है और वो कितनी इफेक्टिवली उसने काम किया है, क्या उसने जो काम किया है उसका जो स्कोप है, वो स्कोप जो एक्सटर्नल ऑडिटर को जो चाहिए क्या वो उसके स्कोप के अंडर भी आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब देयर शुड बी अ कॉमन एरिया, पहले उसे वो देखना पड़ेगा क्या वो कॉमन एरिया वो उसे यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, और वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है उसने, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो यूज करेगा या नहीं करेगा। फॉर द पर्पस ही शुड एग्जामिन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो पहले देखेगा कि इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, मतलब इंटरनल ऑडिटर ने क्या किया उससे बेटर इंटरनल ऑडिटर ने जिसके ऊपर किया पहले मैं उसको देखूंगा क्या वो एक्चुअली में उसके अंदर उसकी तो उसको लग रहा है कि हाँ जो डिपार्टमेंट ही अपने आप में अच्छा है तभी इंटरनल ऑडिटर का जो रिजल्ट आया होगा वो भी अच्छा आया होगा, तो पहले क्या देखेगा कि इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट कितना सही है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनल ऑडिट स्टाफ, देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर पावर, तो कहीं ना कहीं वो जो उसने पॉइंट चेक किया था ऊपर क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला, उनके टैलेंट वाला, वो सारा जो ऐसा ही 210 वाले आंसर में था कि ये सारे ये पॉइंट भी चेक कर लेना, क्यों, क्योंकि ये किसको जरूरत पड़ने वाली होगी कल, किसको जरूरत पड़ने वाली होगी कल, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने बताया था तभी एक्सटर्नल ऑडिटर क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि वहां पे उन लोगों के पास क्या प्रॉपर नॉलेज, उनके पास क्या प्रॉपर क्वालिफिकेशन, क्या वो टैलेंट क्या वो है जिसको वो एक्चुअली में जो उनको काम करने के लिए दे रखा है या वो नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ सर मैंने अपने SIA 210 में किया था और ये आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब वो मेरे को अगर आपको सच में थोड़ा सा भी याद है मैंने ऐसे 210 में ये वाला पॉइंट क्लियर किया था आप लोगों को, राइट, कि वहां पे उसको प्रॉपर क्वालिफिकेशन वो चेक करता है उनकी, प्रॉपर उनको देखता है क्या उनका लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है स्टाफ का या नहीं चल रहा, तो ये वाला काम वो चेक करेगा उसका क्या उसने ये सब काम चेक करा या नहीं करा, किसने, इंटरनल ऑडिटर ने, कौन चेक कर रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द इंटरनल ऑडिटर एज पर ऐसे जो 210 वाला पॉइंट था वैसे। फिर द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिबिटेड बाय द इंटरनल ऑडिटर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, the extent of independence exhibited by the internal auditor in the discharge of his duty and his status in the organization are important factors for determining the effectiveness of his audit।
तो वो कितना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, बेसिकली क्या अपने जो हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करते हुए चल रहा है, क्या वो बंदा अगर ऑर्गेनाइजेशन का होगा और उनका एम्प्लॉय होगा तो क्या स्टैट्यूटरी ऑर्डर से भरोसा कर पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस इन माइंड लाना बड़ा मुश्किल है। उसकी अपीयरेंस क्या लगेगी, हमेशा कहीं ना कहीं खराब लगेगी। बट सो फार द प्रैक्टिस ऑफ द ऑडिट बीइंग कंडक्टेड जॉइंटली बाय द इंटरनल ऑडिटर इज ऑफ द ग्रेट असिस्टेंस टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जहां पे जॉइंटली अगर दोनों एक दूसरे की हेल्प करके काम करते हैं तो वो उसके रिजल्ट बढ़िया ही आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दोनों की चेकिंग बच जाती है, दोनों अपने अपने एरिया को अच्छे से चेक कर सकते हैं। द external auditor should as a part of his audit evaluate the internal audit function। तो वो भी क्या करेगा, अपने आप में पहले उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये तो वो भी करता है और ये भी करता है। टू द एक्सटेंट ही कंसीडर दैट इट विल रेलेवेंट इन डिटरमाइन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ हिज कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर। क्योंकि उसको चाहिए क्या, कि उनका इंटरनल ऑडिट फंक्शन कितना अच्छा है, क्या अगर वो अच्छा है या अच्छा नहीं है। अगर वो उसका लगता है उसको अच्छा है तो उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे उसका बढ़ जाएगा। तो आईएएफ अच्छा होने का मतलब सर, आईएएफ अच्छा होने का मतलब सर आईसीएस का अच्छा होना, और सर गवर्नेंस एंड लॉ रेगुलेशंस का भी अच्छा होना। ये दो एरियाज अगर अच्छे हो गए सर, आईसीएस का अच्छा होने का मतलब सर कंट्रोल इन्वायरमेंट का अच्छा होना सर, प्लस कंट्रोल एक्टिविटीज का इनलाइन रहना। तब जाके मैं मानूंगा कि क्या मेरा, कि मेरे को नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स कितने रहने चाहिए मेरे। अगर मुझे लगता है ये बढ़िया काम करने वाला है, इसका मतलब मान के चलो ये सब बढ़िया काम करने वाले हैं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। Depending upon such evaluation, the external auditor may be able to adopt less extensive procedures that would otherwise be required। तो अगर उसे लगता है ये अच्छा होने वाला है तो वो अपनी एक्सटेंसिव प्रोसीजर वाली चेकिंग क्या कर देगा, कम कर देगा, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहेगा, और उसका काम यूज करके कहीं ना कहीं उसी की रिपोर्ट को कहीं ना कहीं यूज कर सकता है, उसी के दिए हुए डॉक्यूमेंटेशन को कहीं ना कहीं यूज कर पाएगा। तो सर डिफरेंस समझने की जरूरत है इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट में। आई गेस यार ये तो आप कर लोगे। परफॉर्म्ड बाय कौन करता है, एग्जामिनेशन क्या करता है, एग्जामिन द एडिक्वेसी ऑफ द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जामिनिंग द एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आप लोग कर लेना, ये मेरे को मुझे नहीं लगता ये करनी जरूरी है इतनी मतलब ये डेफिनेटली फाइनल में आने वाली चीज नहीं है। चलिए सर 6110, 6110 सर 6110 एस से 610, 610 क्या बोलता है हमारा, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर डील्स विद अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स। यहां से हमारा कहीं ना कहीं 610 के कुछ एरियाज इन्होंने कवर करे हैं, पूरा तो नहीं करा शायद, बट इन्होंने काफी हद तक वो एरियाज कवर कर लिए जहां पे वो एरियाज इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड के होते थे। डिटरमाइनिंग इन वेदर इन विच एरियाज, डिटरमाइनिंग पहले तो वेदर करना है या नहीं करना, किस एरिया में करना है, टू वट एक्सटेंट कितना करना है, द वर्क ऑफ द इंटरनल फंक्शन कैन बी यूज्ड। किस बेसिस पे सर हम डिटरमाइन करें एक्सटर्नल ऑडिटर क्या, कि क्या वो करे या ना करे, करे तो कौन से एरिया में करे और किस हद तक करे, क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, उसके वर्क को यूज इन रिलेशन टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो आईएएफ का जो फंक्शन था हमारा, उसको किस हद तक वो मान के चले कि उसे वर्क यूज कर सकता है, ये वो कैसे क्या डिटरमाइन करेगा, ये बता दीजिए। तो इवेल्युएटिंग द इंटरनल, तो पहले उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा क्या, इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को, उसे पूरा आईएएफ वैल्यूएट करना पड़ेगा। आईएएफ दोनों काम, देखो आईएएफ मैंने बोला इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो भी आईएएफ आके चेक करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी आईएएफ आके ही इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएशन ऑफ द आईएएफ इंक्लूड द अप्रेजल एक्टिविटी, की अप्रेजल एक्टिविटी क्या है उनकी, और एग्जामिनिंग और इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, की मेरे को मेरे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं कितने इफेक्टिव एंड क्या लग रहे हैं, एफिशिएंट लग रहे हैं, कितने एडिक्वेट बोल देते हैं, कितने एडिक्वेट एंड इफेक्टिव लग रहे हैं, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर पे चेक करना पड़ेगा। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में सबसे पहले कंट्रोल फंक्शन है, मेरे इंटरनल कंट्रोल्स आ जाते हैं। जो मेरे इंटरनल कंट्रोल जो मेरे रास्ते में जा रहा था वो बोले आए, मैं सारे इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर जाकर चेक करने नहीं जाता, जो एक्सटर्नल ऑडिटर के इन रिलेशन टू द वर्क उसे दिख रहे होते हैं, जो उसके ऊपर लग रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे लगने वाले आईसी की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं उसके ऊपर इवैल्यूएशन करके देखूंगा। बाकी तो जो काम करना होगा वो इंटरनल ऑडिटर ने किया होगा। फिर स्कोप ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, स्कोप क्या है मेरे आईएफ का, रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, उसके बाद एग्जामिन, वही सारे सेम पॉइंट हमने ऊपर पढ़े थे। क्या स्कोप ऑफ द इंटरनल फंक्शन क्या है, रिव्यू करेगा इंटरनल कंट्रोल्स की, एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स को देखेगा, ट्रांजैक्शन को देखेगा सब कुछ सही है या नहीं है, रिव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिव्यू करके देखेगा क्या सही रिव्यू हुई है या नहीं हुई है, और रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी लॉ एंड कंप्लायंसेस अगर हुआ या नहीं हुआ, क्या ये सारे एरियाज किसने कवर कर लिए, इंटरनल ऑडिटर ने कवर कर लिया या नहीं कर लिए। डिटरमाइन के लिए वेदर, वेदर का क्वेश्चन आता है, क्या ये सारे एरियाज इंटरनल ऑडिटर ने कवर कर लिए, इसका आंसर अगर आता है यस तो वो भी क्या कर पाएगा, उसको यूज कर पाएगा, यस टू बी यूज्ड।
तो क्या ऊपर क्वेश्चन आ रहा था कि क्या वो इंटरनल फंक्शन को यूज कर सकता है? वो कहेगा हाँ, अगर जो मेरा स्कोप है, अगर वो इंटरनल ऑडिटर ने वो स्कोप कवर कर लिया, बोलेगा बिल्कुल सर, ये सारा रिव्यू ऑफ गोपी कार के अंदर ही सारे पॉइंट कवर हो गए हमारे। हमने आई से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी लिया था, ओ से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी लिया था, पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स भी लिए थे, ठीक है? तो लॉ रेगुलेशन के लिए हमने क्या लिया था? कहीं ना कहीं कंप्लायंस भी लिया था सी से। तो हमने सारा का सारा एरिया उसने देख चुका है, वो अपने स्कोप में कवर कर चुका है, कुछ नहीं बचा हुआ, तो तुम इसका वर्क यूज कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द आईए फंक्शन, इवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। क्या इवेल्युएट एंड इंप्रूव हुए, क्या इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, तो उसे क्या देखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्या उसने अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, तब जाके वो डिटरमाइन कर पाएगा कि उसे किस एरियाज के अंदर किस एक्सटेंट तक क्या यूज करना है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना है। ठीक है? तो इंटरनल फंक्शन को यूज करने के लिए क्या करेगा? इवेल्युएट करके देखेगा उनके फंक्शन, उसका स्कोप देखेगा, उसका क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये काम बन रहा होगा तो ये आगे वो यूज कर लेगा, वरना नहीं करेगा। तो सर क्या इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट तो नहीं था, बस ये कि पॉइंट्स वाला आंसर है, पॉइंट्स वाला आंसर यूजुअली आ जाता है, तो इसलिए वैसे वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? इंपॉर्टेंट है जो भी वो नीचे दो क्वेश्चन आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है बस। So determining the nature and extent of the work of the internal audit function that can be used. Determine the nature and extent. कितना nature and extent of the work of the internal function that can be used. ऊपर क्या पढ़ा सर अभी हमने? Determining whether in which area and what extent the work of the internal function can be used. अब वो कह रहा है nature and extent कितना होगा? क्या ही कहना है। ठीक है? द डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट कितना यूज होगा? द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल कंसीडर द नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क डन एंड इट्स रेलेवेंस टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान। तो पहले तो वो देखेगा कितना काम कर लिया उसने, मेरे वाली जो स्ट्रेटजी और मेरा जो प्लान बोलता है उसके अंदर मैं उसको कितनी, उसका क्या ले सकता हूँ, हेल्प ले सकता हूँ, किसकी? इंटरनल ऑडिटर की। पहले तो वो चेक करेगा, फिर डिटरमाइन करेगा द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क फॉर द एक्सटर्नल पर्पसेस। डिटरमाइन करेगा कि कितना एडिक्वेट काम किया किसने? इंटरनल ऑडिटर ने। तो इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया वो मेरे स्कोप से रिलेटेड कितना है? मान लीजिए मेरा स्कोप तो 100% का है, पर इंटरनल ऑडिटर ने मेरे को मेरे 20% स्कोप को, तो उसने उसको मेरी चेकिंग करी है, तो 20% का स्कोप उसने मेरा क्या करा? कवर करा। और वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं क्या है? एडिक्वेट है। तो कितना स्कोप उसने कवर करा और उसके बाद क्या वो एडिक्वेट करा या नहीं करा, तो इसका मतलब एटलीस्ट मैं 20% क्या कर लूंगा? आईसी वर्क यूज कर लेता हूँ, और 80% मैं क्या कर लेता हूँ? खुद से चेकिंग कर लेता हूँ, सेल्फ चेक हो जाएगा मेरा। ये इस तरीके से मैं क्या डिटरमाइन करता हूँ कि नेचर एंड एक्सटेंट कितना रखना है मुझे अपने काम करने का, तो मेरा फोकस इस पे रहेगा। 80% के ऊपर मुझे ध्यान से पूरी तरीके से ऑडिट करना है। इस 20% में मुझे कुछ ना कुछ एरिया का चेक करना भी होगा, टेस्ट चेक करके देखना चाहूंगा, तो मैं देख सकता हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा उसने भी करा या नहीं करा। तो डिटरमाइनिंग द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल, एडिक्वेसी कैसे चेक करेंगे? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल फंक्शन, क्या वो ऑब्जेक्टिविटी सही थी या नहीं थी? लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल फंक्शन, कितना कॉम्पिटेंट था वो? वेदर अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इज अप्लाइड इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल, क्या उसने सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच से काम किया या नहीं किया? तो बेसिकली इंटरनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर की बात ही कर रहा है। ठीक है? तो इंटरनल ऑडिटर ने क्या पूरा ऑब्जेक्टिव होकर काम किया या नहीं किया? लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस रखा या नहीं रखा? वो बंदा था भी उस काम को करने लायक, या फिर उसने सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच से काम किया या नहीं किया? तब जाके मैं मानूंगा उसने एडिक्वेट काम किया। तो क्या क्वेश्चन है मेरा सर? नेचर एंड एक्सटेंट कैसे डिसाइड होती है, किस बेसिस पे डिसाइड होती है कि मैं इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर सकता हूं? दो पॉइंट, कि पहले तो वो डिपेंड करता है कि जो मेरा एरिया, उसने मेरे एरिया से रिलेटेड इंटरनल ऑडिट किए में कुछ किया हो। अगर उसने वो किया ही नहीं, जो मुझे चेक करना है उससे रिलेटेड, मान लो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज पे कुछ करा ही नहीं, तो फिर मेरा काम ही खत्म हो जाता है, मुझे उसका काम यूज नहीं करना। पर अगर उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड एग्जामिन करे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज लगाई है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स चेक करे हैं, तब डेफिनेटली मैं उसका काम क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ। पहले नंबर पे क्या आ गया कि मैं कंसिडर करूंगा कि उसने मेरे रिलेटेड रेलेवेंस में क्या काम किया है, वो ले लिया। और दूसरे नंबर पे क्या एडिक्वेट किया या नहीं किया? अगर उसने एडिक्वेट किया होगा, मतलब उसने प्रॉपर से इंडिपेंडेंट होकर किया होगा, कंपिटेंस होगा उसके पास, ऑब्जेक्टिविटी उसने नहीं हिलने दी होगी, बायसनेस नहीं होगी, और सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच से काम किया होगा, तो मैं क्या करूंगा? मान जाऊंगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द फंक्शन लैक सफिशिएंट कंपिटेंस, उन्हें सफिशिएंट कंपिटेंस उसे क्या नहीं करनी चाहिए? लैक नहीं करनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस रखना, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच रखना, रेलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर के हिसाब से काम करना। अगर ये सब आपने किया होगा, देन डेफिनेटली आई विल यूज योर वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे रिलेटेड मुझे काम मिल जाए, हुआ हुआ और अच्छा काम मिल जाए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसको करने में, यूज करने में। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर वो यही वाला आता है कि इसके अंदर ऐसे 610 के अंदर डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। ये एक वर्ड है जो पूरा का पूरा 610 इसकी वजह से पिक्चर में आता है हमारा। क्या? डायरेक्ट असिस्टेंस, डीए। तीसरा वो कह रहा है डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज एंड व्हाट वाज एक्सटर्नल व्हेन व्हाट एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। किस केस में डायरेक्ट असिस्टेंस दे सकता है वो? किसको? एक्सटर्नल ऑडिटर को। इंटरनल ऑडिटर कहां कहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस, मतलब डायरेक्टली उसके साथ वो जुड़ के काम कर सकता है, वो एरियाज बता दो। नेचर एंड एक्सटेंट फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, द ईए शैल कंसीडर क्या है, ये शायद कंसीडर क्या करेगा, जो अपना जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, कंसीडर क्या कर रहा है? अमाउंट ऑफ जजमेंट।
क्या सर? अमाउंट ऑफ जजमेंट, मतलब जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर है वो क्या कंसिडर करके चलेगा? वो एक्सटेंड करके चलेगा अमाउंट ऑफ जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस रेलेवेंट प्रोसीजर, कि उसने किस तरीके से प्लान एंड परफॉर्म करे अपने ऑडिट प्रोसीजर, मतलब उसने जो वो एसआईए वाले प्रोसीजर लगाए, क्या उसने सही तरीके से सैंपलिंग करी होगी, क्या क्या सही तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर करा होगा, और उसके बाद क्या उसने सही तरीके से ऑडिट असाइनमेंट्स के अंदर रिव्यू करवाया होगा। ये सब कुछ जो 350 5 6 जो हमने पढ़े थे, क्या उसने सही तरीके से प्लान एंड परफॉर्म करे हैं या नहीं करे हैं। और इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या मुझे नजर आ रहा है कि उसने ऑडिट एविडेंस गैदर करे हैं, कौन सा एसआईए सर 330, तो मतलब कहीं ना कहीं सर 330 आ गया हमारे पास, 5 आ गया सर हमारे पास, 6 आ गया सर हमारे पास, और 350 आ गया सर हमारे पास। इन सारे एरियाज को क्या उसने सही तरीके से क्या करा है, रिस्क विद अमाउंट ऑफ द जजमेंट उसने सही लगाई है या नहीं लगाई है, कैसे पता चलेगा सर? वो स्टैंडर्ड्स उसने यूज करे होंगे प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करते हुए, हाँ सर स्टैंडर्ड उसने यूज करे हैं। ऑडिट एविडेंस प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, हाँ सर बिल्कुल उसमें सारे एविडेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जजमेंट क्या हो रही होगी उसे पता चल जाएगी। तो पहले क्या करेगा वो एक्सटर्नल, ये क्या एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल शैल कंसीडर अमाउंट ऑफ जजमेंट आरओएम, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसको नजर आ रहा है कि उसके काम को यूज करके उसको वो लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। और इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट्स, कहाँ पे उसको लगता है एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस भी इसके अंदर कवर हो जाता है कि कहीं उसको थ्रेट टू इंडिपेंडेंस भी तो नहीं नजर आ रहा। अगर आ रहा होगा तो डेफिनेटली वो क्या नहीं लेना चाहेगा, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहेगा। तो किन बेसिस के ऊपर क्या करेगा वो कंसिडर कर सकता है कि अमाउंट ऑफ जजमेंट कितनी इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट एविडेंस की इवैल्यूएशन को करते हुए। जो आपने गैदर करे ऑडिट एविडेंस, वो 330 में डॉक्यूमेंटेशन करते हो, जो अपने ऑडिट एविडेंस गैदर करते हो उसकी इवैल्यूएशन, कि आपने क्या इवैल्यूएट करके रिजल्ट निकाला, 450 वाले स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, इवैल्यूएशन करेगा वो उसकी, और देखेगा कि मेरे को फिर उस हिसाब से कि क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है ये देखेगा, ज्यादा लग रही होगी तो यूज नहीं करेगा। और इवैल्यूएशन करेगा उसकी एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट्स, अगर उसे थ्रेट ज्यादा नजर आ रहे होंगे, फ्रॉड और ज्यादा नजर आ रहा होगा, तो भी वो क्या नहीं करेगा, डेफिनेटली उसका काम यूज नहीं करेगा। तो डायरेक्ट असिस्टेंस वो कब लेगा उससे, जब ये एरियाज उसके फेवर में जाएंगे। द ईए शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट परफॉर्म प्रोसीजर्स, वो कहां पे यूज नहीं करेगा, जहां पे उसको लगता है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन द ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। जजमेंट्स अगर जहां पे रिक्वायरमेंट आती है वहां पे प्रोफेशनल जजमेंट लगती है, और वो कौन करता है, हर बंदा अपनी खुद की करता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा, इंटरनल ऑडिटर की यूज नहीं करता। फिर जहां पे रिलेटेड हाइयर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होता है, जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होगी, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होंगे, वहां पे कभी वो किसका काम यूज नहीं करता, किसी का भी काम यूज नहीं करता, खुद का या फिर कोई एक्सपर्ट बुलाएगा उसको यूज करेगा। फिर रिलेटेड टू द वर्क विच इज रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो जो भी ऐसा वर्क होगा जो रिलेटेड टू द वर्क विच इज रिपोर्टेड टू, जो मैनेजमेंट के पास जाना होगा या फिर टीसीडब्ल्यूजी के पास जाना होगा बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उसके अंदर भी क्या नहीं करेगा वो, उसका क्या नहीं करेगा, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट उसे लगेगा मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, बायसनेस हो सकती है, तो डेफिनेटली उसको काम यूज करके कभी भी उसे क्या नहीं आएगी, एक क्लैरिटी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके वर्क के ऊपर। और रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद एसए 610, तो और 610 के अंदर काफी सारे कुछ एरियाज दिए गए हैं जिसके अंदर वो क्या लेता है, डिसीजन लेता है कि मुझे क्या नहीं करना। तो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड वैसे पढ़ने का फायदा कहां से है, 610 से, और उसके अंदर काफी सारे एरियाज लिखे हैं जिसके अंदर डायरेक्ट असिस्टेंस वो ले सकता है और कब वो नहीं लेगा। तो मोटा मोटा सर ईए शैल कंसीडर, ईए कंसीडर क्या कर लेगा एक्सटर्नल ऑडिटर, कि अगर उसने जजमेंट किस तरीके से लिया अपने ऑडिट प्रोसीजर के अंदर और ऑडिट एविडेंस को गैदर करते हुए उसको इवैल्यूएट करते हुए, अगर उसे लगता है यार इसकी प्लानिंग प्रोसीजर बढ़िया है, इसने इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस भी अच्छे करे हैं, तब वो सोच सकता है कि उसका काम यूज कर ले। या फिर वो असेस करेगा आरओएमएम, अगर उसे नजर नहीं आ रही होगी तो वो यूज कर लेगा, या फिर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स वगैरह नहीं है तो यूज कर लेगा, वरना वो क्या नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा। जहां पे जजमेंट आ गई वहां तो कभी भी नहीं करेगा। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट जहां पे बढ़ेगी बिकॉज जजमेंट रिक्वायर्ड थी तो भी नहीं करेगा। टीसीडब्ल्यूजी के साथ का बंदा या टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करता है उसकी बेसिस पे चेंजेस करता रहता है, इन्फ्लुएंस्ड है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तब भी कभी नहीं करेगा। और सारे एरियाज उसने बोला 610 के अंदर आप छोटे मोटा देख सकते हो। तो द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड शैल इवैल्यूएट, उसे क्या करना है एंड ऑफ द डे, उसे सिर्फ इवैल्यूएट करना है वेदर इन एग्रीगेट यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू द एक्सटेंट प्लान together with the planned use of the work of the internal function will still result in the external auditor being sufficiently involved in the audit given the external auditor's sole responsibility for the audit opinion expressed। कि बाद में एंड उसमें क्या ध्यान रखना है एक्सटर्नल ऑडिटर को कि एंड ऑफ द डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहनी है, ओपिनियन देने की आप ही की रहनी है, चाहे आप उसका वर्क यूज करते हैं या नहीं करते हैं। एंड ऑफ द डे आप ही सफिशिएंटली इन्वॉल्व होंगे उस ऑडिट के अंदर, आप चाहें तो उसका वर्क यूज कर सकते हैं, आपको इवैल्यूएट करना है क्या मुझे लगता है कि मुझे उसका जो प्लान वगैरह सही लगता है, तो अगर आप उसका डायरेक्ट असिस्टेंट यूज करना चाहते हैं तो करिए, बट गिवन द एक्सटर्नल ऑडिटर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस, एंड ऑफ द डे फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज किया था या डायरेक्ट असिस्टेंस ली थी तो इस वजह से मेरी ये रिपोर्ट बन के आई है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, ईए की ही रहती है। फिर इफ एक्सटर्नल ऑडिटर यूजेस इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, अगर वो उसको यूज करता है
द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल इंक्लूड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आप अब क्या नहीं कर सकते, आप ओपिनियन में तो नहीं घुसा सकते उसको कि इंटरनल ऑडिटर ने बोला तो उसकी वजह से मेरा ये ओपिनियन है और पता नहीं पर मेरा ये ओपिनियन है, ऐसा तो नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड में आपकी, चाहे काम यूज करो चाहे ना करो। लेकिन अगर आपने उसका काम यूज करा, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करके रख सकते हो कि आपने उसकी क्या असिस्टेंस ली है। द इवेल्युएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट्स to the objectivity of the internal auditor and the level of competence of the internal auditor used to provide direct assistance। कि आप इवेल्युएट करके लिख सकते हो कि मैंने जो इवेल्युएट करा, मुझे लगा कि वो बंदा ऑब्जेक्टिविटी से बहुत क्लियर था, बायसनेस नजर नहीं आई, कहीं ना कहीं उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस मुझे नजर आया, तब जाके मैंने उसका वर्क क्या किया है, यूज किया है। तो जो भी आप चेकिंग करते हो, उसे इवेल्युएट करते हो, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन करते जाइए, बस ये कहना चाह रहा है। द बेसिस फॉर द डिसीजन रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर। क्या बेसिस आपने लिया डिसाइड करने के लिए कि क्या नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क जो उसने परफॉर्म करा आप यूज करोगे, वो आप बता देंगे कि मुझे लगा कि मैंने भी क्या करना था, मुझे इस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल चेक करने थे। ये इंटरनल कंट्रोल्स किसने कितने चेक करें, इंटरनल ऑडिटर ने भी चेक करें, उन्हीं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को समझते हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उसका नेचर एंड एक्सटेंट वर्क का यूज कर सकता हूं। फिर who reviewed the work performed and the date and the extent of the review in accordance with ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन की कौन who reviewed the work performed, किसने उस वर्क को क्या करा है, रिव्यू करा है, एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ दैट रिव्यू, कब रिव्यू करा था, वो सारा कुछ आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, लगा लेगा, बताएगा मैंने इस काम को रिव्यू करा था और उसको काम को मुझे सही करके सही लगा, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो मेरा रिव्यू के रिजल्ट आया वही इंटरनल ऑडिटर के आ रहे थे, तो इसलिए मैंने उसका वर्क क्या कर लिया, डायरेक्टली यूज कर लिया। द रिटन एग्रीमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी एंड द इंटरनल ऑडिटर्स। आपको रिटन एग्रीमेंट जो आप बनाते हो कि मैं ऐसा काम यूज करने वाला हूँ, इंटरनल ऑडिटर को बोलते हो कि मुझे तेरे वर्किंग पेपर्स वगैरह चाहिए होंगे, कहीं ना कहीं मुझे क्या क्या करना है, मुझे ये सारे एरियाज चेक करने हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हो, रिटन एग्रीमेंट कर लेते हो। और द वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर हु प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन द ऑडिटिंग। तो वर्किंग पेपर जो भी आपको मिलते हैं, वो भी आप क्या कर देते हो, लगा देते हो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में। Finally, in India, even the statute has now recognized the internal audit is necessary for the efficient running of the companies। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। Thus, a review of the internal audit function in specified companies has become statutory responsibility of the statutory। तो statutory auditor को भी बोला है कि आप तो आईएएफ के ऊपर फोकस करेंगे ही करेंगे। आप आईएएफ को चेक करेंगे, अप्रेजल एक्टिविटीज को चेक करेंगे, आप चेक करेंगे आईएएफ आईसीएस वगैरह सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ऐड होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए ऐसे 210 को पढ़ सकते हैं, वो ये बोल रहा है आपको, और ये हम पढ़ लेंगे जब हमारी बारी आएगी पढ़ने की। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप कर लेंगे। इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन। क्या मैनेजमेंट का फंक्शन होता है इंटरनल ऑडिट, ये मुझे नहीं लगता मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, पर चलो ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर देता हूं मैं। मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट फंक्शन, बिल्कुल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल, मैनेजमेंट फंक्शन इज अ सेट ऑफ द 5 जनरल फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। While the first 5 functions of the planning, organization, staffing, controlling are critical attributes to create and grow stakeholders' wealth, while controlling is the critical function to preserve the wealth। तो क्या कह रहा है, as per the revised definition internal audit, as per the internal audit provide independent assurance on the effectiveness of the internal control and discipline। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। to ensure governance and achieve organization objective, वही सेम कहानी उसने वापस लिखी है, तो यहाँ पे हमारा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो क्या बोल दिया, इंटरनल ऑडिट इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट हेल्प्स मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस अकॉर्डिंगली इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, तो इनसे से क्या रहता है, इनका एफ एंड ओ सेगमेंट हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा, उसके ऊपर एक कंट्रोल क्या रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे। इस तरीके से अपना बढ़िया आंसर बना के आ जाना, बन जाएगा, मतलब ये आएगा ही नहीं, बनने का क्या लोड है। तो ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब आता है सिर्फ एक अच्छा टॉपिक, ऑडिट ट्रेल, और फिर हमारा खत्म। चलिए चलिए जल्दी, 10 मिनट है हमारे पास। तो अभी तक क्या इंपॉर्टेंट था सर, यहाँ से देखो, उसमें आपने वैसे 610 पूरा पढ़ना है, ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है टिल दिस क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा वाला सर, एक तो ये वाला कि कैसे यूज करेगा, कौन से बेसिस पे नेचर एक्सटेंट और एडिक्वेट होगा या नहीं होगा, एक, और एक ये वाला हमारा डिटरमाइन द यूज इन विच एरियाज, जब वो असिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा, तो ये हमें पॉइंट्स कंसीडर करके चलने पड़ेंगे बस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जब वो कर लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब पढ़ लेना। चलो 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि हमने देखने हैं एक बारी। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑडिट ट्रेल। वैसे तो ऑडिट ट्रेल आप लोगों ने बहुत बारी करी होगी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होती है ऑडिट ट्रेल। बेसिकली एंड टू एंड जब आप किसी चीज की चेकिंग कर पाते हो तो उसे ट्रेल बोलते हैं, मतलब वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ से वो एंड हो रही है, उसका अगर आपने बैक ट्रेसिंग करनी हो तो आप क्या बोलते हो, उसे ऑडिट ट्रेल बोलते हो। कि मुझे ये मेरे पास आउटपुट है, मुझे इसके इनपुट पे पहुंचना है, तो मुझे मैं क्या बोलूंगा, ऑडिट ट्रेल बोल दूंगा। कहीं ना कहीं अगर मैं सिस्टम वाइज बात करूं तो वो क्या बन जाता है, एडिट लॉग बन जाता है। आप लॉग में जाके देखिए किसने ये इनिशिएट किया था, कैसे ये एंड हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, एडिट लॉग।
तो ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग इज अ विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस एनेबलिंग वन टू ट्रेस इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स बैक टू द ओरिजिनल इनपुट सोर्स। तो यही बोल रहा है क्या कि वो एक एविडेंस की तरीके से काम करता है। आपने एविडेंस को अगर क्या करना है, ट्रेस करना है, ताकि आप क्या पहुंच पाए, आप किसी भी एविडेंस पे जो रिजल्ट आया उसके अगर आपने इनपुट पे जाना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑडिट ट्रेल के थ्रू ढूंढ सकते हैं। तो मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो ट्रांजेक्शन से पहले क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन अगर हुई है और वो जिसके तक पहुंची उसके बाद तो डायरेक्ट नोट पहुंचे, उससे पहले उसका क्या इनवॉइस कटा होगा, उस अमाउंट की क्या एंट्री पास हुई होगी, उसके बाद वो अगर कहाँ से निकली होगी, क्या उसके लिए कोई आपने एंट्री अगर जीपे से करिए, किसी से करिए, तो उसकी ट्रांजेक्शन आईडी बनी होगी, वो सारा का सारा पूरी कहानी अगर आपने मैच करनी है तो वो क्या बोलते हैं, ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। ऑडिट ट्रेल्स आर अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है उसके अंदर, कहां से शुरू हुआ कहां से एंड हुआ, उसके बीच में जितने भी प्रोसेस आते हैं वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, हमारे ट्रेल का पार्ट बन जाते हैं, दैट हैव बीन मेड टू द डेटा। एनी चेंज टू द डेटा इंक्लूडिंग क्रिएटिंग न्यू डेटा, अपडेटिंग और डिलीटिंग द डेटा मस्ट बी रिकॉर्डेड। अगर आपने कुछ भी चेंज करना है उसके अंदर तो वो आपके लॉग में क्या होता जाता है, सबमिट होता जाता है। मान लो हमारी हमारी मैं जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहां पे भी ऐसा ही होता है कि हम किसी भी चीज को अगर हमें चेक करना है कि वो कहाँ पे खराब हुआ, तो हम कहते हैं इसका लॉग चेक कर लो जाके, लॉग में पता चल जाएगा कहाँ पे आके ये एंट्री एरर दिखा रही है। उससे पहले फिर दिखते हैं हम, हाँ यार ये तो पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, पर यार इसके बाद तो रिजल्ट आते से पहले हटा, अच्छा यहाँ पे जाके ये क्या हुआ, जब वो एलोकेशन सेंड होनी थी वो सेंडिंग फेल हो गई है उसकी, तो हमें पता चल जाएगा इस एरिया के अंदर क्या आई है, हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि कुछ, तो जो भी हम अपडेट वगैरह कुछ भी करते हैं वहां पे क्या होता है, लॉग के अंदर वो जाके रजिस्टर होता जाता है। Records maintained as an audit trail may include the following information: when changes were made, that is date and time, टाइम स्टैम्प होती है उसके अंदर, टाइम स्टैम्प आते हैं कितने बजे फटा। मान लीजिए कोई आया जो सिस्टम में एरर आया और फट गया, अब वो हमें ढूंढने की सिस्टम में जो एरर आया फटा तो फटा कैसे, अब हम देखेंगे कब चेंज, तो हम क्या करते हैं सारा का सारा पुराना रिकॉर्ड निकाल के बैठ जाते हैं, लॉग निकाल के बैठ जाते हैं, उसमें देखते हैं कौन से टाइम एंड स्टैम्प पे जाके हमें नजर आ रहा है एरर आ रहा है, तो वो चेंजेस वन मिनट क्या हुआ था उस टाइम पे, चेंजेस क्या किए गए थे, हु मेड द चेंजेस, कब वो चेंजेस करे भाई, ये जो आपने करे इतने बजे किसने क्या चेंज करा सिस्टम के अंदर, बोले मैंने करा था सर, मैंने एक एंट्री पास करी थी यार, वो एंट्री आपने गलत पास कर दी, उसका हु मेड द चेंजेस अगर आपने करी थी उसका यूजर आ रहा होगा तो उसकी यूजर आईडी आती है हमेशा, और व्हाट डेटा वाज चेंज, आपने क्या डेटा चेंज किया था, वो ट्रांजैक्शन वगैरह का रेफरेंस नंबर होता होगा और सक्सेस और फेलियर का टैग आता होगा उसके ऊपर। तो पूरा का पूरा सिस्टम बेसिकली आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बता रहा है, एप्लीकेशन में अगर आपको कुछ भी पड़ता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, बैक ट्रेस कर सकते हैं। तो ऑडिट ट्रेल्स में बी enabled at the accounting software level depending on the features available in the such software, और सेम में भी captured directly in the database underlying such accounting software। तो अब ऑडिट ट्रेल कैसे बनेगी वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर हर सॉफ्टवेयर के अलग लॉग्स बनते होंगे, उसके बेसिस पे ऑडिट ट्रेल निकल के आ सकती है। पर बनती जरूर है, हाँ सर, हर जगह बनती है। इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द ऑडिट ट्रेल फीचर वाज फंक्शनल, operated and was not disabled, a company would have to design and implement specific internal controls। कि आपकी ऑडिट ट्रेल बनती रहे, काम करती रहे, क्योंकि आपको ढूंढना होगा, एरर आएगा, फ्रॉड होगा और आपको बैक ट्रेस करना होगा, तो आपके लॉग्स हमेशा काम करते रहने चाहिए, आपकी ट्रेल हमेशा चलती रहनी चाहिए। उसके लिए कंपनी को क्या करना है, कंपनी को ध्यान में रखना है कि वो डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करे स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल्स जो आईटी कंट्रोल्स होते हैं, विच इन टर्न वुड बी इवैल्यूएटेड बाय द ऑडिटर एज एप्रोप्रिएट। तो वो कहेगी सर हमने तो लगा रखे हैं ऑडिटर बनने के, एक बार आप चेक कर लो वो इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से रिजल्ट दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। और an illustrative list of the internal controls which may be required to implement and operate it as per the given below। ठीक है, तो लास्ट क्या है कि उसके बाद क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स विच में बी रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड आर गिवन बिलो। कौन कौन से हैं, बहुत बेसिक वाले हैं। कंट्रोल किससे रिलेटेड होगा, कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट ऑडिट ट्रेल फीचर जो है आपने डिसेबल कर रखा है, डीएक्टिवेट तो नहीं करेगा, डिसेबल या डीएक्टिवेट तो नहीं आ गया, एक बार ये चेक कर लो। फिर आप हर किसी की क्या वो इंश्योर करो कि यूजर आईडीज आर असाइन टू ईच इंडिविजुअल, क्योंकि अगर आपकी यूजर आईडी नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा वो किसने की है और वो शेयर्ड नहीं होनी चाहिए। और कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑडिट ट्रेल आर ऑथराइज्ड एंड लॉग्स ऑफ सच आर मेंटेन्ड। आप प्रॉपर ऑथराइज रहे बंदे वही चेक कर सकते हैं, जिनको देखना हो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए प्रॉपर्ली और ऑथराइज होने चाहिए, वो कोई भी बंदा के लॉग डिलीट ना कर सके। और controls to ensure that access to the audit trail and backups is disabled and restricted and access logs whenever audit trails have been accessed are maintained। controls to ensure करने के लिए the access to the audit trail is disabled, कि access वगैरह आप disabled ना कर दें, restricted नहीं होना, restricted होना चाहिए, and access log का right किसी और मतलब गिने चुने लोगों के पास ही होना चाहिए, उसे मेंटेन रखना है अपने ऑडिट ट्रेल को, कभी भी ऑडिट ट्रेल ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप उसे खाली छोड़ दें। तो कंट्रोल क्या है, कंट्रोल्स क्या हमारी ऑडिट ट्रेल के ऊपर सर, कि उसे डीएक्टिवेट और डिसेबल कभी मत रखना, ऑथराइज लोगों के हाथ में रखना, उसके बाद यूजर आईडी हर किसी के पास होनी चाहिए, शेयर नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके पास बैकअप का ऑप्शन भी होना चाहिए। और कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट द पीरियोडिक बैकअप्स ऑफ द ट्रेल आर टेकन एंड आर्काइव्ड। तो आप हर टाइम पे पीरियोडिकली उसे क्या ले पाएं, बैकअप लेते रहें, ये आपका काम होना चाहिए। और ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 16 इंटरनल ऑडिट। तो यहाँ पे सर ऑडिट ट्रेल इंपॉर्टेंट था, आ सकता है यार ऑडिट ट्रेल एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी भी पूछ सकते हैं, और इवन ऑफ सा क्वेश्चन है, लास्ट में है, तो अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ऐसे टेढ़ा सा डालना होगा पर्टिकुलर की पता होगा इंटरनल ऑडिट को सब पढ़ के आ रहे हैं बहुत अच्छे से, तो ऐसा एरिया चुनेंगे जो थोड़ा सा कम पूछा जाता है। ठीक है,
तो इसलिए ऑडिट ट्रेल पढ़ लेना चाहिए हमें एक बार, सिंपल ही है वैसे भी, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। हाँ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में वो क्या लगाएगा, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा वो ये पढ़ लेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्ट असिस्टेंस कब लेता है, कब नहीं लेता, ये पढ़ लेंगे। और नेचर एंड एक्सटेंट कैसे यूज करता है, ये पढ़ लेंगे। पर इसके बाद ऊपर वाले पॉइंट हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। सारे के सारे एसआईए वाले जो पॉइंट थे वो हमारे लिए न्यू इंपॉर्टेंट है। और स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी, नेचर, वो सब इंपॉर्टेंट इस बारी नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो। छोड़ क्या मतलब, सी कैटेगरी में है, मौका मिले तो पढ़ो, नहीं मिले तो खुद भी बना लोगे पॉइंट। वो सब रिव्यू ऑफ गोपीकार वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटीज, तो सब छोड़ देना। आईसीएस के बारे में ध्यान रखना, आईसीएस क्या होता है, आईएफ क्या होता है, इंटरनल ऑडिट एनवायरनमेंट क्या होता है, ये तीन बड़े वर्ड्स। और इन तीन बड़े वर्ड्स के बाद एडवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ये अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई भी आंसर बना लो आप, बेसिक आए तो। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन जहां पे हमारा एसआईए लग रहा है, 210 से शुरू हो जाना, 210 जहां पे लग रहा है वो। उसके बाद पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसीजर जहां पे हमारे वो 5 पॉइंट्स है, वहां से आपका शुरू होता है चैप्टर। तो गिने चुने 7, 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं पूरे इस चैप्टर में से, ज्यादा नहीं बनते। एंड दैट्स इनफ कि हमें उतना हम कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, पहले वाली रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड कर ही लिया, जिसके अंदर हमने पहले वाले पार्ट का क्या कर लिया, कहीं ना कहीं एक बारी अच्छे से उसकी छोटी सी वो कर लिया, 25-30 मिनट में उसको रिवाइज कर लिया। इस वाले पार्ट की भी एक बारी कर लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास से पहले, 15-20 मिनट में रिकॉर्ड करके, ताकि हमारे पास पूरा चैप्टर हो जाए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सारे नाम उठा लेना एक बार, यहाँ से प्लीज इसको जाके एक बार देख लेना। ठीक है, नेचर ऑफ एश्योरेंस आ गई, 210 आ गया, मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 200 की सीरीज। उसके बाद प्लानिंग हमारी 220 में होती है, कंडक्टिंग द ओवरऑल इंटरनल ऑडिट की प्लानिंग। ठीक है, कि होती है इंटरनल प्लानिंग, द इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, ये दोनों अलग अलग है। इंटरनल ऑडिट प्लानिंग कैसे होगी, वो कहाँ था 220 में। 310 क्या बोल रहा है, प्लानिंग द इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, आप जो इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट करने लगे हो उसे कैसे प्लान करोगे। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है आपको ऑडिट प्लान के बारे में जो आप परफॉर्म करने वाले हो। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट, यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, ये लोड नहीं है, ये लोड नहीं है। इंटरनल एविडेंस इंपॉर्टेंट है, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, रिव्यू एंड सुपरविजन असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन द मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। 300 की सीरीज तो पूरी पूरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रही है हमारे को। और 390 भी इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द प्रायर ऑडिट इश्यूज। ठीक है ना, इसके लिए क्या थी वो एटीआर जो हम बता के जाते हैं, वो वाले इश्यूज यहाँ आते हैं सारे। फिर सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फ्रॉड नहीं याद रहेगा, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट नहीं याद रहेगी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं नहीं नहीं। ठीक है जी, बस इतना इंपॉर्टेंट था। ये 7-8 स्टैंडर्ड, ये नाम यहाँ लिखे हुए हैं, और हमें याद कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और यहाँ से बस ये, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो 210 और 310 से लेके 300 की सीरीज बस, और 5 और 6 और 7, बस इतना याद रखना है और हमारा काम हो जाएगा। ऑल सेट। ठीक है, डन, बंद करें, डन फॉर द डे। नेक्स्ट चूज करेंगे, आई टेल यू कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। आई थिंक ये बस रिवाइज कर लेना एक बारी अभी के अभी, और हो जाएगा। मुश्किल से आधा घंटा और लगाना पड़ेगा आपको, डेफिनेटली ये चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ओके, सी यू।